नाजरीन, हमारे प्रोग्राम NCN टीवी के मेहमान में सैमसन जावेद और हमारी चीफ एडवाइजर सिमाब आसिफ आज के खसूसी मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे आज के मेहमान कोई ढकी छुपी शख्सियत नहीं, बल्कि वो हम सब के महबूब, दिलों की धड़कन और ख्वाबों के हीरो हैं। वो ऑल टाइम लेजेंड टेलीविजन और फिल्म के राइटर, एक्टर और डायरेक्टर भी हैं। हम मोहतरम आशर अजीम को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, सच बोलने, बतालत के खिलाफ आवाज उठाने, फरसूदा और फैरूनी निज़ाम में तब्दीली लाने वालों को हमेशा सकरात की तरह सच को साबित करने के लिए जहर का प्याला पीना पड़ता है। इनके रास्तों में कांटे बचा दिए जाते हैं, मगर आज तक सच के सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सका। कहते हैं, मदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इनकलाब के खोखले नारे लगाने, सादा लोगों को सबज बाग दिखाने, मंशियात का काला धंधा करने वालों और वडेरा शाही के खात्मे के लिए कभी किसी ने जुर्रत नहीं की। आशर अजीम वो वाहिद शख्सियत हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के शिकार मजलूमों के लिए लड़े और मुल्क में रहने वाले हर फर्द की आवाज बनकर ये बावर करवाया कि मैं इस मुल्क का मालिक हूँ। तो नाज़रीन, ये कैसे मुमकिन है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, तो आखिरकार इन्हें भी मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि हम उनकी हिम्मत की दाद देते हैं कि उन्होंने मुश्किल हालात में भी डटकर मुकाबला किया। लोगों के दिलों में बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब सिर्फ आशर अजीम के पास है। इसलिए हमने आशर अजीम से अपने चैनल पे आने की दरख्वास्त की और उनकी मेहरबानी और हम उनके मशकूर और ममनून भी हैं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल कर लिया। नाज़रीन, आशर अजीम के बारे में कुछ बातें आपको बताता चलूं। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोयटा ग्रामर स्कूल से हासिल की। बचपन ही से इंग्लिश स्टोरीज पढ़ने का शौक था। शुरू ही से एडवेंचर पसंद थे, इसलिए हर एक्शन को एक नए रुख से देखने के आदी थे। उनकी एडवेंचर पसंदी को यहाँ कुछ इस तरह भी देखा जा सकता है कि कैरियर का आगाज करने से पहले वो एयरफोर्स में एरोनॉटिक इंजीनियर करने गए, पसंद नहीं आई तो अधूरा छोड़कर MBA करने इंग्लैंड चले गए। इसके बाद CSS का इम्तहान पास किया और फर्स्ट पोजीशन लेकर कस्टम AC की पोस्ट पर तैनात हुए। इसी दौरान ड्रामा करने का जुनून चढ़ा और शानदार ड्रामा धुआं पेश किया। धुआं ने जहां कोटा टेलीविजन को अरूज दिलाया, वहां नुसरत फतेह अली खान के गीत किसे दा यार ना बिछड़े को अमर कर दिया और फिर फिल्म मालक बना डाली। अब ज्यादा क्या बताऊं, बाकी की बातें सिमाब पूछ लेंगी। सिमाब खुद भी खुदादा शख्सियत की मालिक हैं। खुदा ने उन्हें बेशुमार सफ़ात से नवाजा है। आज वो आशर अजीम के दिल की बात हमसे हम सब तक पहुंचाने में मावनत करेंगी। आशर अजीम, एक बार फिर हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त NCN टीवी को दिया। तो सबसे पहले आशर, आप बताइएगा कि आप कैसे हैं और फिर हम अपना गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। जी आशर।
Samson, بہت شکریہ. سیما, بہت شکریہ for inviting me to your show. It's a pleasure being here. میں بالکل ٹھیک ہوں جناب, اینڈ آپ کے سامنے ہوں. تھینک یو. تو سیما پلیز شروع کیجیے گا اس کے بعد کی. تھینک یو ویری مچ سیمسن جاوید صاحب. سب سے پہلے تو میں NCN TV کو تھینک یو بھی کرنا چاہوں گی, مبارکباد بھی دینا چاہوں گی ان کی اس اچھی سوچ پہ اور ذمہ دارانہ رویے پہ کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ یہ ایک خاص انٹرویو ہے اور یہ انٹرویو ہونا چاہیے. اور سیمسن جاوید صاحب, میں خود بھی ٹیم کا حصہ ہوں, مگر اس وقت میں ساری ٹیم کو تھینک یو بھی کرنا چاہوں گی. اٹس ڈیفینیٹلی privilege and great honor for me as well کہ میں عاشر عظیم صاحب کا یہ انٹرویو کرنے جا رہی ہوں. اور اس سے پہلے کہ میں مزید بات چیت کروں, میں ناظرین کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جیسے ہی یہ پوسٹ شیئر ہوئی تھی کہ عاشر عظیم صاحب کے ساتھ یہ انٹرویو کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے, تو اتنا اوور ویلمنگ رسپانس آڈینس کا آیا ہے. ان باکس ہمارے بھر گئے ہیں, وہ کوشچنز جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم عاشر عظیم صاحب سے پوچھیں وہ سوالات کے انبار لگے ہوئے ہیں. اور بہت زیادہ ریکویسٹ آئی ہے اس بات پہ کہ آڈینس یہ چاہتی ہے کہ ان کو لائیو لیا جائے اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, سوالات کرنا چاہتے ہیں عاشر عظیم صاحب سے. تو آپ کا ساتھ رہے گا عاشر صاحب, اور اس پہ فردر بات کریں گے. اور ریکویسٹ بھی میں کروں گی کہ نیکسٹ ہم ضرور آپ کے ساتھ کوئی ایک ایسا پروگرام رکھیں گے جس میں ہم آڈینس کو بھی لائیو لے سکیں. تو ناظرین, مجھے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ آج آپ نہ مجھے سننا چاہ رہے ہیں, نہ آج سیمسن جاوید صاحب کو سننا چاہ رہے ہیں. آپ سب کو انتظار ہے عاشر عظیم صاحب کا. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر مومنٹ میں گفتگو کا سلسلہ عاشر عظیم صاحب سے شروع کروں گی. ایک بار پھر عاشر عظیم صاحب, آپ کو پروگرام پہ خوش آمدید, اور پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, عاشر عظیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستانی کنیڈین فلم اینڈ ٹیلی ویژن ڈائریکٹر, ایکٹر, رائٹر اینڈ فارمر سول سروسز آفیسر ہیں. پروفیشنل لائف ان کی ہمارے سامنے ہے, سوشل میڈیا پہ ہمیں ہر جگہ دکھتی ہے, یوٹیوب پہ آپ ایک کلک سے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں جان لیتے ہیں. ہم آج ان سب باتوں پہ بات کریں گے عاشر عظیم صاحب سے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پرسنل لائف ہے, فیملی لائف ہے, جو یہ عاشر عظیم خود ہیں, آج ہم ان سے ایکچوئل عاشر عظیم کے بارے میں بات چیت کریں گے. تو لیٹس بگن. عاشر صاحب, میں گفتگو کا آغاز کروں گی. آپ ہمارے ناظرین کو اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں. کہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی, کہاں پہ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی, اور ڈو ٹیل اس اباؤٹ یور فیملی اینڈ یور سبلنگز ایز ویل. Thank you very much, Sima, for having me on the show. So, میری والدہ بتاتی ہیں کہ it was a very cold morning in Quetta, جہاں میں پیدا ہوا تھا. It was a Lady Different hospital تھا, اور میں we are 4 siblings. میں سب سے بڑا ہوں, میرے بعد میری بہن ہے, اور پھر 2 بھائی ہیں. والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ٹھنڈ کی وجہ سے مجھے نمونیا ہو گیا تھا, تو جس کے لیے میں پھر کوئی 10-12 دن انکیوبیٹر میں رہا, اور ایٹ ٹائمس ڈاکٹرز کو امید نہیں تھی کہ جی میں یہاں سے باہر آؤں گا, بٹ میں آ گیا. So it wasn't really a good start in life, but well, that's what it was. میری والد صاحب الیکٹریکل فورمن تھے. ایک پروجیکٹ تھا WPIDC اسے کہتے تھے, ویسٹ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہوا کرتی تھی اس دور میں. اور شاہرگ ایک جگہ تھی about 90 miles from کوئٹہ, جہاں پر ایک مائننگ ٹاؤن تھا. وہ اس وقت جرمنز رن کیا کرتے تھے, تو میرے والد صاحب وہاں پہ جاب کرتے تھے. والدہ صاحبہ ہوم میکر تھیں, ہاؤس وائف تھیں, اور بس یہ صورتحال تھی. That's beautiful, thank you so much. وہ ایکچولی بات یہ ہے کہ خداوند نے آپ کو زندگی دینی تھی, کیونکہ اتنی ساری جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے اور اتنی ساری جو پازیٹیوٹی آپ نے ہمیں دی ہے, وہ آپ کی وسیلے سے آنی تھی. اس لیے یہ ضروری تھا کہ آپ نے رہنا تھا. تو اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ ہمیں اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں. ایجوکیشن تو جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ جی والد صاحب میرے شاہرگ میں ہوتے تھے, which was a small mining town, اور تو وہاں پر WPIDC نے ایک چھوٹا سا اسکول بنایا ہوا تھا, because it was a project. اب وہ اس پروجیکٹ میں چونکہ لوگ تو بہت کم تھے PIDC کے اپنے لوگ,
सो टाउन को भी अकोमोडेट करने के लिए PIDC ने स्कूल बना दिया था. वो स्कूल, दैट्स वेयर आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. तो वो स्कूल एक टिपिकल कंक्रीट का ब्लॉक था जिसपे एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ था और हम उर्दू में पढ़ते होते थे एंड और तख्तियां होती थी, आई रिमेम्बर, एंड और वो हम लिखते थे और बस उसी तरह हमारी जिंदगी चल रही थी. सो मुझे अभी भी याद है कि क्लास में 2 लाइंस बनती थी और जिसमें वो मास्टर साहब जो थे वो पहाड़े सुनवाया करते थे और हम एक दुनी से मैंने जिंदगी शुरू की. I think I had a distinct unfair advantage because amongst all the children there in Sharag, I was possibly the only one who had an educated mother. तो मेरी वालदा साहिबा, मुझे घर में बहुत ज्यादा एडवांटेज था कि स्कूल वाले क्या पढ़ाएंगे, वालदा ने बहुत पढ़ा दिया होता था, तो मुझे एक सक्सीड करने की आदत पड़ गई. सो आई यूज्ड टू बी टॉप ऑफ माय क्लास. तो वो एक आपको आदत पड़ जाती है, शायद बच्चा अगर एक छोटा हो तो उसमें शायद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अबे मुझे सबसे ज्यादा आता है ना, और वो कॉन्फिडेंस शायद उसे जिंदगी में फिर आगे लेके चलता है, और बिकॉज दोज आर योर फॉर्मेटिव फेजेस इन लाइफ. सो आई थिंक माय डिस्टिंक्ट एडवांटेज वाज एन एजुकेटेड मदर, और उस तरह मैं उस स्कूल में शुरू हो गया. एक दिन बड़ा बल्कि इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि मेरी वालदा साहिबा मुझे हर राइटिंग सब करवाती थी. तो रिपोर्टेडली, अब तो मुझसे उर्दू में लिखना मुश्किल है, लेकिन उस वक्त चूंकि हम कलम से तख्ती पे लिखते थे तो आई एम टोल्ड कि आई यूज्ड टू राइट ब्यूटीफुली. मेरी वो खताती जो टाइप चीज थी वो बहुत अच्छी थी. तो एक चीज जो मुझे याद है कि वहां पे मास्टर साहब एक नए आए और आज तक मुझे उसका नाम भी याद है, गुलाब शाह उसका नाम था. तो उसको जो मैंने स्कूल से, घर से जब स्कूल गया तो उसने मेरी तख्ती देखी, तो उसने कहा ये तख्ती किसने लिखी है? मैंने कहा मैंने लिखी है. वो कहता तुम झूठ बोलते हो. मैंने लिखी है. कहता हाथ आगे करो. मैंने हाथ आगे किया, उसने डंडे मारने शुरू कर दिए. सो फिर मुझसे पूछता है तख्ती किसने लिखी है? मैंने कहा मैंने लिखी है. कहता दूसरा हाथ आगे करो. दूसरा हाथ आगे कर दिया, फिर उसने डंडे मारे. फिर कहता तख्ती किसने लिखी है? मैंने कहता मैंने लिखी है. तो शुरू हो जाता है और बस ये चलता रहा, ना वो माना ना मैं माना. ठीक है जी. और खूब जब डंडे खा के मैं घर आया तो मेरे दोनों हाथ सूजे हुए थे. तो मेरी वालदा साहिबा ने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा जी. वो पूछता था तख्ती किसने लिखी है, मैं उसको बताता था मैंने लिखी है, वो मुझे मारता था. अच्छा, मेरी वालदा को गुस्सा आया और and it was a German project, so there was no nonsense. ये क्या हो रहा है, मतलब ये बच्चों को पढ़ाने का कोई तरीका. So next day वो गुलाब शाह साहब को कॉल की हुई थी ऊपर के, भाईजान ये आप किस तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ थी तो आप तख्ती मिटवा के उससे फिर लिखवा के देख लेते कि जी बच्चा ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा, उसी की हैंड राइटिंग है कि नहीं. So this is where I started my education and early life. But then as I said, मेरी वालदा साहिबा जब मैं क्लास 3 में पहुंच रहा था तो मेरी वालदा ने इंसिस्ट किया कि जी बच्चों की शारग में तालीम पॉसिबल नहीं है, तो वो क्वेटा मूव हो गई. सो मेरे वालिद साहब शारग ही में रहते थे और मेरी वालदा साहिबा फिर हमें लेके वो क्वेटा आ गई. क्वेटा में उन्होंने ग्रामर स्कूल में जॉब शुरू कर दी और हम वालदा साहिबा के साथ ग्रामर स्कूल में एंटर हो गए. सो आई रिमेम्बर आई जॉइन ग्रामर स्कूल क्वेटा इन क्लास 3 और वहां से फिर वो जो शलवार कमीज और एक दुनी और जो पश्तो बोलते थे हम स्कूलों में, क्योंकि वहां पे तो और कोई लैंग्वेज थी नहीं है घर पे. सो वो देन वी वेंट इनटू इंग्लिश एंड लाइफ took a change. So this is my that's wonderful. That's so beautiful. आपकी इस सारी बात से मैंने 2 बातें सीखी कि एक तो ये कि आपकी लाइफ में आपके हर बात में आपकी मदर की जो तरबियत है वो रिफ्लेक्ट होती है और उनका पढ़ा लिखा होना वजह बना आपके इतने स्ट्रॉन्ग होने की. तो एक मैसेज भी है ये कि हमारे लिए कितना जरूरी है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, अपने घर की खवातीन को हमने एम्पावर करना है, हमने उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी है कि वो अपनी तालीम को जारी रख सकें, आला तालीम हासिल करें कि हमारा मुआशरा ज्यादा मजबूत बन सके. और दूसरी बात ये है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट इज प्रोहिबिटेड. ये बिल्कुल गलत एक्ट है और मेरा ख्याल है कि टीचर्स को ये तब था और ये आज भी हो जाता है. तो मेरा ख्याल है कि हमें टीचर्स का जो रोल है ना उसको भी
बार बार रिव्यू करने की जरूरत है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि आशिर साहब, जैसे आपने हमें अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में बताया, एंड वी ऑल नो कि आप पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज में सर्व कर रहे थे और आपने CSS का इम्तिहान पास किया था, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज भी हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, आज भी हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा CSS एग्जामिनेशन की तरफ आएं, लेकिन आज भी हम रेशो बहुत कम देखते हैं। और ये आपने जो CSS क्लियर किया वो डेकेड्स अगो किया, तो कैसे आपका ध्यान गया, कैसे आपने CSS क्लियर किया, क्या चैलेंजेस थे, आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। Like everything else in life, I've stumbled into everything. मतलब I'd never planned कि मैं CSS करूँगा. Like I'd never planned कि मैं धुआं करूँगा. Like I've never planned कि मैं MBA कर रहा हूँगा. The only thing that I had planned was Air Force. और Air Force में भी aeronautical engineering I had not planned. I wanted to be a pilot. So I've just stumbled into everything in life. And once you stumble into it, then you try to do your best. Okay. So having said that, देखिए जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है और फिर सिविल सर्विसेज का फ्यूचर क्या है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन चलें जो मैं एग्जाम के बारे में आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। सिविल सर्विसेज के एग्जाम के में एक तो आप अगर सब्जेक्ट्स पूछना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट्स तो हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। एक तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम इंग्लिश बायस्ड है उसमें, ठीक है, सो आपको इंग्लिश पे बहुत अच्छा दूर हासिल होना। दूसरा सब्जेक्ट्स फर्क हैं, लेकिन जो की है ना टू एनी एग्जाम, not only to civil services, because I'm somebody who stumbled into possibly every toughest exam in the country. जब ISSB करने जाते हैं तो उसमें भी एक सिलेक्शन का एक रेशियो होता है, ठीक है। उसके बाद जब मैं IBA कराची यूनिवर्सिटी गया तो वहां पर भी कोई 6000 कैंडिडेट्स में से 53 सिलेक्ट होते थे, सो इस किस्म का उसमें भी रेशियो। जब हम सिविल सर्विसेज में आए, इस साल भी अगर आपने CSS का एग्जाम का रिजल्ट देखा हो तो 18,000 में से कोई 200 कुछ है सिलेक्टेड है, और जब हम कर रहे थे तो उस वक्त भी कोई 10-12 हजार में से हम 105 का बैच थे। सो अब मेरा कहना है कि ये है कि वो 105 जो 12,000 में से सिलेक्ट होता है वो नहीं है जिसको सबसे ज्यादा आता है, वो है जिसने पेपर सबसे अच्छा किया, राइट। सो क्योंकि जो आदमी चेक कर रहा है वो कागज देख रहा है, वो मुझे नहीं देख रहा, वो मेरे दिमाग में घुस के मेरी नॉलेज नहीं देख रहा, वो सिर्फ वो देख रहा है जो उसको उस पेपर पे नजर आ रहा है। सो there may be subject issues here, but there are some very technical issues when you start taking a paper, right? So you must be able to present yourself very well on paper, and that's a talent you have to learn. अब मैं आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम की बात करूं, जो उसमें मेरी स्ट्रेटजी थी, या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अच्छा सिविल सर्विसेज में परफॉर्म किया एग्जाम्स में, हमारी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी ये थी कि अगर आप 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे के पेपर में अगर 200 मार्क्स वाले जो हमारे सब्जेक्ट्स होते थे, 3 घंटे के पेपर में 5 सवाल आने हैं, ये हमें पता है। उसमें से अगर मैं उसको तोड़ लूं तो मेरे पास आधा घंटा में वैसे रख लूं तो मेरे पास 30 मिनट्स हैं जिसमें मैंने एक क्वेश्चन कर। अब मैं अगर उधर बैठ के सोचना शुरू करूंगा ना तो आई एम नॉट गोइंग टू डू वेरी वेल। सो इट्स लाइक यू सी के ओके, गिविंग यू एन एग्जांपल, दिस इज इंडियन हिस्ट्री, राइट। इंडियन हिस्ट्री में मैं पहले घर में बैठ के खुद सोचता हूँ कि अगर मैं पेपर बना रहा होता तो मैं आधे घंटे के कितने सवाल बना सकता था। तो आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना तो आप खुद ही देखेंगे कि यार ये 15 से 20 से ज्यादा सवाल बनते ही नहीं है। आप चाहे से घुमाएं इधर से या इधर से, लेकिन ये टोटल 15 से 20 सवाल बनते हैं। अब आपने क्या करना है, वो 15-20 सवाल आपने मिसाइल्स की तरह अपने दिमाग में सारे के सारे लोड कर लेंगे। वो सारे के सारे लोडेड पड़े हैं, और जब आपने पेपर देखना है तो उस वक्त आपको सोचना नहीं पड़ेगा। उसमें आपने टिक किया, ओके ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, और ये मिसाइल ये गया, और आपने अपने आप को पहले से टाइम किया होता है कि जब मैं यहां से शुरू करूंगा और यहाँ पे खत्म कर रहा होऊंगा तो मेरे 28 मिनट या 29 मिनट गुजर गए होंगे। अगर मुझे कहीं पे कटिंग करनी पड़ती है तो इट शुड बी ऑब्वियस, मतलब यूं ना किया हो, 2 लाइनें लगाई हो ताकि जब सो द पेपर शुड अपीयर क्लीन and you have researched everything that is possible to be delivered in 28-29 minutes, and that has been delivered. So it's like just dropping bombs there. It's nothing else. You don't think that. So well, that's my strategy about various exams.
हाँ जी, तो इसका मतलब है कि it requires a lot of hard work. You need to Should. be very focused and Should. you need to have good memory as well. Learn भी करना है, आपने dates याद रखनी है, आपने facts याद रखना है, आपने चीजों को, आपको बहुत focused रहना है. तो जी, this I'm is not the essence. suggesting कि आप रट्टा मारें. I'm not suggesting कि आप रट्टा मारें, लेकिन आपको clear, already Concept. clear पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है वहाँ. जी. Thank you so much. आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स ने कुछ ना कुछ इस बात से जरूर सीखा होगा. और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक CSS ऑफिसर, पढ़ाई में बुरा हाल है जो आप बता रहे हैं कि कितना फोकस्ड होके, कितना आपको अटेंटिव होके आपने पढ़ाई में कितना गुम हुए कि उसके बाद आप CSS को क्लियर कर पाए. एक CSS ऑफिसर उसके, अच्छा आप सवाल, अगला सवाल करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि CSS के बाद आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे थी? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जी क्वेटा. मैं तो कई क्या की थी, मैं क्वेटा जाना था. किस डिपार्टमेंट में गया? कस्टम्स में. कस्टम्स को ज्वाइन किया. अब एक कस्टम ऑफिसर और एक सीरियस नेचर, बड़ी मेच्योर किस्म की एक हम देखते हैं कि आपकी सर्विस चल रही है, उसमें अचानक से 1994 में एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर निकल के आते हैं जो मीडिया में जंप करते हैं और लिखते भी हैं और साथ ही खुद उन्होंने उसमें एक्टिंग भी धुआंधार कर डाली. एक तो धुआं ड्रामा, ऊपर से धुआंधार एक्टिंग. ऐसी एक्टिंग और ऐसा ड्रामा, ऐसी स्टोरी उसकी कि रियलिस्टिक स्टोरी, उसमें ऐसे वो जो क्रिस्प एक्शन सीक्वेंस हमने देखा, प्लस उसमें हमने बहुत सारी रियलिटीज को देखा, चैलेंजेस को देखा. और पीटीवी का ये उस वक्त का वो दौर था जब वंस अ वीक वो एपिसोड आया करता था और पूरा पाकिस्तान, ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात भी अपना काम छोड़ के धुआं का वेट करते थे और सारी फैमिली टीवी के सामने बैठ के वो ड्रामा वॉच करती थी. अब तो मतलब हमारे पास चैनल्स की भरमार भी है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन वो क्वालिटी टाइम था जिसमें पीटीवी के क्लासिक्स में से हमें धुआं ड्रामा मिला. और जिस वक्त हमने वो थीम सॉन्ग उसका आया कि किसी दा यार ना विछड़े, तो मेरा ख्याल है कि कोई आंख ऐसी नहीं थी जो पूर्णम नहीं थी. तो नाजरीन, इससे पहले कि मैं आशर अजीम साहब से धुआं के मुतालिक सवालात करूं, मैं चाहूंगी कि हम सब मिलके, क्योंकि हमारे साथ इस जनरेशन के जो नौजवान हैं वो भी देख रहे हैं, मतलब हमारे एरा के, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं वो तो सब धुआं से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, जानते हैं. हमारी वो एक ऐसी खूबसूरत मेमोरी है जो आज भी हमारे जहनों में बिल्कुल ताजा है. तो सबकी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए आपके लिए हम लेके आए हैं कुछ क्लिप्स धुआं की. नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारी मेमोरीज और वो सारा टाइम जो आपका अपना फैमिली टाइम था वो भी याद आया होगा, और जो आपकी एसोसिएटेड मेमोरीज थी धुआं के साथ वो भी आपकी सारी रिकॉल हुई होंगी, फ्रेश हुई होंगी. और अब हम चलते हैं आशर अजीम साहब की तरफ धुआं से मुताल्लिक कुछ सवालात लेके. आशर साहब, आप मुझे ये बताइए कि कैसे आपके जहन में ये ख्याल आया कि आप गवर्नमेंट सर्विस में होते हुए
آپ نے ڈراما کی طرف سوچا؟ کیونکہ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ایکٹر فارغ ہی ہوتے ہیں, میڈیا کی کون سی بات, اور وی ڈو ناٹ ٹیک دس ہول میڈیم ویری سیریس. اینڈ اس وقت اور بھی ذرا یہ تھا کہ جی اتنا دھیان میڈیا کی طرف نہیں تھا, اور ایسے ہمیں کوئی بڑے سیریس لوگ یا کم دکھتے تھے, نسبتاً کم, کمپیریٹیولی کم دکھتے تھے. تو ایک سول سروسز آفیسر اچانک سے میڈیا میں آیا, اس نے ڈراما لکھا بھی, اس نے ایکٹنگ بھی کی. کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا, کیسے وہ سٹوری آپ کے ذہن میں آئی, کیسے آپ نے دھواں کو ایک ریالٹی بنا کے پیش کیا؟ سول سروسز میں لکھنے کا رجحان جو ہے وہ بہت پرانا ہے. سو اگر صرف میں اپنے ہی وقت کی بات کروں تو میرے ارد گرد ہماری میڈم پروین شاکر صاحبہ, اور جنہوں نے انگار وادی لکھی, رؤف خالد صاحب. سو we've always had writers in civil services, and especially customs. Rauf Khalid was also customs, and Parveen Shakir Sahiba was also customs. So writing is something which comes kind of naturally to us because one, hum shayad likhne padhne ke aadi hote hain. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہم ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں as civil servants to some very unfortunate realities of our times, کیونکہ ظاہر آپ بالکل فرسٹ ہینڈ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے ساتھ. سو وہ سینسٹیوٹی آپ کو ہٹ کرتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ٹو دا ورلڈ کہ بھائی جان ریالٹی یہ ہے. سو جس حد تک آپ کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں. شاعری کی صورت میں ہو گیا, جیسے پروین شاکر صاحب تھی یا رؤف خالد میں ڈراما. دس از اگین ایز آئی سیڈ کہ جی آئی ڈڈ ناٹ پلان کہ یہ کوئی ڈراما بنے گا, میں تو اپنے لکھ رہا تھا اپنے آپ, بٹ اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ جی الٹیمیٹلی ڈراما بننا ہے. دین آئی ڈڈ ناٹ پلان کہ جی میں اس ڈرامے میں ایکٹ کروں گا. میں تو جب وہ اس کاسٹنگ کے پروسیس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پروڈیوسر صاحب کے ساتھ, تو ایک اے ایس پی ویری فنڈامنٹل تھنگس کہ وہ سلوٹ کیسے مارتا ہے, اور وہ اپنے دفتر میں گھنٹی کیسے بجاتا ہے, تو کوئی آتا ہے تو وہ ایک مینرزم اس کا کیا ہے. سو وہ جب کاسٹنگ کے پروسیس سے گزر رہے تھے تو وہ فرق لوگوں کو کیمراز ٹیسٹ ہو رہے تھے, اس دور میں بڑا آرگنائز ہوتا تھا. تو ان کو اس پرٹیکولر رول پہ بریف کرنے کے لیے پروڈیوسر صاحب نے مجھے بلایا ہوا تھا. تو میرا تو چونکہ کام تھا, میں کر ہی یہ رہا تھا. سو اے ایس پی اور اسسٹنٹ کلیکٹر کا کام آپس میں بالکل آلموسٹ ایک ہی جیسا ہے. اور میں چونکہ اس سے پہلے ایئر فورس میں بھی تھا, تو میرے لیے اٹ واز سیکنڈ نیچر کہ جی سلوٹ کیسے مارنا اور وردی کیسے پہننا. تو وہ جب میں نے کسی ایک کو بریف کر رہا تھا, تو جب میں واپس آیا ہوں, وہ نیچے اسٹوڈیو بنا ہوتا تھا, اوپر پروڈیوسر بیٹھا اسکرین پہ دیکھ رہا ہوتا تھا. جب میں کسی کو بریف کر کے واپس آیا ہوں تو مجھے سجاد صاحب نے کہا کہ یار یہ جو رول ہے اظہر کا یہ تو ڈن ہے, آئی فاؤنڈ سمبڈی, اب آگے چلتے ہیں. تو میں نے کہا اوکے ہو ہیو یو فاؤنڈ؟ تو کہتے ہیں کہ یہ لے میں تجھے دکھاتا ہوں. سو انہوں نے کنٹرول روم کو کہا کہ جی وہ پلے کریں. تو وہ میں ہی ہے جس کو میں بریف کر رہا تھا, تو اس کو انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا تھا اور کہتے ہیں یار دس از پرفیکٹ, یو ڈو اٹ. اچھا آپ دیکھیں, اگر یہ فیلنگ ہو کہ میں تو ایکٹ نہیں کر رہا, میں کسی کو سمجھا رہا ہوں, تو وہ اور بات ہے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ کیمرے پہ مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں تو شاید میرے ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں. سو بڑی مشکل سے آئی اگریڈ کہ اوکے لیٹس ڈو اٹ. اور مجھے آج بھی یاد ہے فار دا فرسٹ ٹائم جو میرا پہلا شاٹ تھا جس میں اویئر تھا کہ کیمرہ آن ہے, وہ صرف میں نے گاڑی کھڑی ہوتی ہے تھانے میں, اس میں سے میں نکلتا ہوں اینڈ آئی جسٹ واک اوور ٹو دیٹ روم. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چلتے ہوئے ہاتھ یوں کرتے ہیں کہ یوں کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, رائٹ. And slowly the catch to it, the knack of acting then I developed was ke forget there's a camera, because if I remember there's a camera then I can't act, right? So you just step into that role and you forget there's a camera. So میں ہمیشہ کیمرے والے کو کہتا ہوں, لائٹ والے کو کہتا ہوں, ڈائریکٹر کو کہتا ہوں. اگر ویسے میں اپنے ہی میڈیمز میں ایکٹ کر رہا ہوتا ہوں, کبھی کسی دوسرے ڈائریکٹر کے لیے کیا نہیں, بٹ اگر کبھی ہوگا بھی تو میں اسے کہوں گا کہ بھائی دیٹ لائٹ از یور پرابلم, ساؤنڈ از یور پرابلم, میں یہ موو کروں گا اس پہ, اب آپ نے اس کو کیسے کیپچر کرنا ہے وہ آپ کا ایشو ہے, مجھے نہ بتائیے کیمرہ کدھر ہے, تو ادھر آ کے رک جا, پھر ایسے دیکھیں, پھر یہ کریں, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. So this is my thing too. That's beautiful, that's wonderful. آپ یہ بتائیے کہ جب یہ سارے فیز میں تھے آپ, تو کیا کوئی ڈپارٹمنٹل ایشوز آئے, کوئی چیلنجز آئے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ there's a process. سو اگر ڈرامہ کرنا ہے تو مجھے اپنی ڈپارٹمنٹ کو لکھنا پڑے گا.
आपको ऐसा कोड में एक रिक्वायरमेंट है कि आई हैव टू हैव परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, अदरवाइज सिविल सर्वेंट तो टेलीविजन पे नहीं आ सकता अनलेस दे हैव परमिशन. सो आई अप्लाइड फॉर अ परमिशन, आई गॉट दैट परमिशन and I started acting in a play and doing that play. अच्छा, अब टेलीविजन वालों से जब मैंने पूछा था तो मैंने कहा ये कितनी देर लगेगी, तो उन्होंने कहा कि ये 20-25 दिन लगेंगे. अच्छा, मैं टोटली नाइव था, मैंने कहा अच्छा जी ठीक है चलें, 20-25 दिन तो मैं किसी तरह निकाल लूंगा. मेरी छुट्टियां पड़ी थी, 12-15 दिन मैंने छुट्टियां ले ली, और बाकी फिर ये था कि जी 2-4 दिन उस वक्त 2 बजे तक 2:30 बजे तक ऑफिस होता था, और मेरा जो काम था, मैं था भी एंटी स्मगलिंग में, तो मैं 24/7 कॉल पे होता था कहीं कोई, और वो वॉकी टॉकी मेरे पास होती थी. तो बाकी जो 8-10 दिन थे वो आई थॉट कि जी 2 बजे के बाद मैं मैनेज कर लूंगा. लेकिन जब प्ले शुरू हुआ तो तब मुझे पता चला कि मुझे ठीक नहीं बताया गया था, ये 20-25 दिन की बात नहीं थी, ये took about 4 months to ultimately record everything. That meant कि लाइफ वाज टेरिबल फॉर मी. वो शूट ही रखते थे दोपहर के 2:30 बजे के बाद. अब 2:30 बजे के बाद बाकी सारे एक्टर तो सो के आके शूट करना शुरू कर देते थे. अच्छा, मैं तो ऑफिस से आ रहा होता था, और फिर अगर आप दोपहर को 2:30 बजे शूट करके वो रात के 2:30-3 बजे तक शूट करते रहते थे. अब मैंने जाके वो 2-3 घंटे की सिर्फ मुझे स्लीप मिलती थी. देन आई हैड टू गो टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग, एंड देन इस दौरान अगर कोई रेड्स हो गई या कोई कहीं पे इश्यूज आए तो आई हैड टू अटेंड टू दोस. सो वन, दैट वाज एन इशू. सेकेंडली आई फाउंड आउट कि जी देखें, परमिशंस एटसेट्रा तो ठीक है, लेकिन मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ जेलसी एंड लॉट ऑफ राइवलरी एंड things were going south because I didn't understand कि लोगों को हो क्या रहा है, मतलब. So those were the things which came in later with success as the play became more and more successful, and a lot of times I could understand that. For example, मुझे याद है कि हमारे चेयरमैन साहब आ रहे थे, मेंबर कस्टम्स थे या चेयरमैन साहब क्वेटा आ रहे थे, तो हमारे कलेक्टर ने रिसीव करने जाना था, मैंने साहब के साथ जाना था. अब क्वेटा एयरपोर्ट पे हम पहुंचे हैं, और वो चेयरमैन साहब थे. हाँ, चेयरमैन साहब जब उतरे जहाज से और मैंने और कलेक्टर साहब ने रिसीव किया, तो जितने पैसेंजर्स हैं, जितने लोग हैं, उनको चेयरमैन का तो पता नहीं था, उनको कलेक्टर का तो पता नहीं था, वो सब मुझे घेर के खड़े हैं कि जेलसी का रीजन तो था ना, फिर आप देखें. हाँ जी, अब वो चेयरमैन अलग खड़ा देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, कलेक्टर. सो obviously I understand where they were coming from. It helped me a lot in my job too. मतलब उससे पहले अगर हम रेड्स पे, कस्टम वाले हम कहीं पे रेड करते थे तो हमें लोग पत्थर मारते थे और वो होता था. उसके बाद कहीं पे मैं रेड करता था तो चूंकि लोग पहचानते थे, वो कहते थे नहीं है ठीक कह रहे होगा, देखो जरा इसमें है क्या, राइट. सो अपने काम करने में मुझे उससे सहूलत बहुत हुई, लेकिन डिपार्टमेंट में और जगहों से बहुत से फैक्शन से जेलसी भी बहुत थी, और उस तरह के मसाइल आए. अदरवाइज कोई डिपार्टमेंट का सच लीगल मसला कोई नहीं. मैं एक बात इसी कनेक्शन में आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि मतलब काफी सारे चैलेंजेस आए और जेलसी, आपको ये फील हुआ कि लोगों में बहुत ज्यादा जेलसी आई, और डेफिनेटली उसकी वजह से बहुत सारी फ्रिक्शन बहुत सारी जगहों पे हुई होगी. हमने ये सुना था कि दौराने धुआं आपको बहुत थ्रेट्स भी मिल रहे थे, तो वो किस नौयत के थे और उनका क्या कनेक्शन था? मुझे कौन थ्रेट दे सकता है भाई, मुझे कोई थ्रेट नहीं है. रूमर था. अच्छा, हाँ नहीं, और रूमर होगा. इंटरनल डिपार्टमेंटल जेलसीज होती हैं, बट थ्रेट नहीं. हम लोगों के सुनने में यही आ रहा था कि क्योंकि स्टोरी बाज़-औक़ात आप जब लेके गए सरदार और वडेरे और इस तरह के, वहां पे अंग्रेज राज था और अंग्रेज राज की नवाजिशें बड़ी थी. ये जो बड़े वहां पे आए तो वो उनके नवाजिशें जो दी हुई थी, प्रॉपर्टी कह लो, जमीनें, उन्होंने भी एक मुहाजराई खड़ी कर दी थी आपके. पता नहीं अगर की होगी तो मुझ तक नहीं पहुंची. चले, दिस इज अ ब्लेसिंग देन, दिस इज अ ब्लेसिंग. अच्छी बात. अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और हम जरा एक धुआं से मुतालिक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी कि एक तरफ हमने देखा कि जेलसी बहुत बढ़ गई, एक तरफ देख रहे हैं हम कि लोगों में रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई, लोगों में रिकग्निशन बढ़ गई, लोग समझने लग गए. आप ये बताएं कि जो आपके अपने कोलीग्स थे और आपकी अपनी फैमिली थी,
या जो आपके आसपास के लोग थे जो आपको एज ए सिविल सर्वेंट जानते थे और उसके बाद फिर डेफिनेटली उन्होंने धुआं की सक्सेस देखी, तो उसके बाद आपके अपने जो कोलीग्स थे उनका क्या रिस्पॉन्स था या क्या रिएक्शन था या क्या कैसे मिलते थे आपको? देखिए होता ये है कि फेम जो है ना वो बड़ी लाइक एवरी अदर थिंग इन लाइफ, मनी फेम, आपको उसे हैंडल करना आना चाहिए और ये मुश्किल होता है और ये एक्चुअली मुश्किल होता है. सो वन यू शुड बी एबल टू अब्सॉर्ब दैट, रियलाइज इट कि ये ट्रांजिटरी उसे लें, उसे ज्यादा सीरियस ना. ठीक है, आपको ये अपने दोस्तों को फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरी फैमिली है, बाकी तो दुनिया है, कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहती. ठीक है, सो ये आपको एक समझना पड़ेगा. अब इशू ये है कि ये आप तो शायद समझ रहे हैं और एंड इट्स नॉट एन इजी टास्क. मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि दे गेट लॉस्ट विद दैट फेम and it's very tragic. You should not do that because then you will not have any roots. जो एंकर्स जो हैं आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपने उन्हें इस फेम के चक्कर में जो कि एक हवाई सी बात है लूज कर दिया, तो फिर आपके एंकर्स खत्म हो जाएंगे. बट ये तो आप रियलाइज कर सकते हैं. मसला ये है कि जो आपकी कोई फ्रेंड्स और फैमिलीज है ना, फैमिली है, एट टाइम्स वो लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे होते. सो यू विल हैव टू. अब मुझे याद है कि बहुत से मेरे ऐसे दोस्त थे जिनसे मैं, ज़ाहिर है मेरी एक आदत है ना, मतलब मैं रोज तो अपने दोस्तों को वैसे ही फोन नहीं करता और शायद बंदों में इस तरह की हरकत भी नहीं होती. हम तो जब किसी को वैसे ही वक्त पड़ता है, हाँ भाई क्या हाल है यार, ये काम था, तू कर दे. और सो बट आफ्टर यू बिकम फेमस यू हैव टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड to assure your friends, hey, I'm the same guy, right? Because they may have that tendency to expect कि यार ये शायद बदल गया होगा. So पहले आपको जितनी एफर्ट करनी पड़ती थी, आपको immediate fame के बाद उससे twice as much effort करनी पड़ेगी to reassure them, hey, I'm still here, right? Family, there wasn't a problem, right? But some of my friends, I felt that वो असल में आप लाइमलाइट हर एक आपकी तरफ आ रही होती है ना, विच इज अनकंफर्टेबल फॉर यू टू एज वेल एज फॉर देम. मतलब अगर पहले हम दोस्त सारे एक होटल में घुसे हैं आइसक्रीम खाने या चाय पीने जा रहे हैं, तो अब वो सारी अवाम जब आके एक बंदे के तो वो एवरीबडी फील्स इग्नोर्ड एंड यू हैव टू रीअश्योर देम कि हे यू नो दिस इज जस्ट व्हाट्स हैपनिंग टू मी, राइट? सो बेयर विद मी. But I think the most important question here is not how my department reacted to it, not how my friends or my family reacted to it, but the question is, how did I react to it? How did it impact me? Well, discomfort to maine aapko batayi jo hai, you know, you have to work twice as hard, you have to be able to have that maturity to soak it in, take it in a stride. But it placed a lot of responsibility on me. That limelight actually changed me. पहले मैं भी खड़ा था, होता था, लाल बत्ती थी तो होती रहे, मतलब शहर में जैसे सब लाल बत्ती उड़ाते हुए जाते हैं, हम भी जाते थे, ठीक है जी. लेकिन उसके बाद ये हुआ कि when I started getting affections of the people, I started noticing that people look at me as people have placed me on a pedestal. I could not bring myself to do छोटी हरकत अब मुझसे नहीं होती. So, मैं अकेला रात के 2 बजे भी रेड लाइट पे खड़ा होता था, बाकी गाड़ियां शू हर तरफ से जा रही होती थी, आगे साथ खड़े होते थे, बिकॉज अब मुझसे नहीं होता. So I think धुआं changed me fundamentally. It made me, when as people fell in love with me, I fell in love with the people too. ब्यूटीफुल. एंड क्या ही खूबसूरत बात आपने कही है कि हमें अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना होता है. फेम हो, लव हो, रिस्पेक्ट हो, ये वो चीजें आती हैं, जब आती हैं तो इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनमें बह जाता है, लेकिन उनको सस्टेन करना और उनके साथ रहना, ये सीखना होता है हमने. और डेफिनेटली वो जो आपके ओल्ड फ्रेंड्स हैं, जो आपकी फैमिली है, वो आपकी आइडेंटिटी भी है, आपकी स्ट्रेंथ भी है, आपके एक्चुअल रूट्स भी हैं. तो वन नीड्स टू स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स. अच्छा, अब चूंकि हमने बाकी तो छोड़ छाड़ चले जाएंगे. हाँ, अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि व्हेन डिड यू गेट मैरिड? ये इस सारे के बीच में कहाँ पे, मतलब आपकी अपनी पसंद थी या अरेंज मैरिज थी? Well, it's actually both. Nobody could force me to get married to whatever their choice was. It was obviously my choice.
लेकिन इस दौरान नहीं थी. It Okay. was much later. I got married in December 1997. Dhua was in January 94, so much later than Dhua. And I got married. It was a typical, जैसे फिल्मों में होता है. And so I was posted in Gujranwala, and हमारी part of our family used to live in Pindi. This part of the family we had not met much because we were living in Quetta most of the time. We were very friendly with each other, but और मैं थोड़ा मिलना सा कम होता था. हाँ, मिलना कम होता था. और मेरे छोटे भाइयों के फिर भी और पेरेंट्स का ज्यादा वो था. मैं क्योंकि थोड़ा सा अपनी दुनिया में रहने वाला आदमी था, तो मिलना जुलना कंपैरेटिवली कम था. सो इनकी बड़ी बेटी की शादी हो रही थी. पेरेंट्स मेरे पता नहीं किस वजह से नहीं आ पा रहे थे, तो उन्होंने कहा बेटा आपने अटेंड करना है, यू क्लोज बाय इन गुजरांवाला. आई सेड ओके. सो आई वेंट ओवर टू दैट मैरिज. और फिर वही जैसे फिल्मों में होता है, आई लाइक समबडी इन दैट वेडिंग. इट वाज हर यंगर सिस्टर, एंड देन a few days later there was a proposal. I sent my parents over, and and that's it. And we are here. That's beautiful. That's 25 beautiful. years. आप हमारे ऑडियंस को अपनी बेगम का नाम भी बताएं. मेरी बेगम का नाम बुशरा है, और अभी यहीं कहीं घूम रही है, अभी उठी है तो. अच्छा, मुझे एक पूछना था आशर. एक तो जो गडानी आपका ठीक रहा, फिर उसके बाद आप कासम पोस्ट पर गए. इससे पहले जो है आपकी ट्रांसफर कहीं कभी ऐसे खतरनाक जगहों पे हो जाती थी, या बड़ी अजीबोगरीब जगह भी आप गए हो, फिर डिपार्टमेंट भी थोड़ा चेंज हुआ. उसकी वजह कहीं आपकी ये जो शोहरत, या ये तो नहीं वजह हुई थी कि महकमा नहीं ट्रांसफर होती रही आपकी? I don't think so. देखिए, कस्टम्स, पहली तो बात यह है कि मैं कस्टम्स में क्यों गया, क्योंकि कस्टम्स में ऐसी बुरी जगह है ही नहीं जहां पे असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर की पोस्टिंग हो सके. कस्टम्स तो एसेंशियली स्ट्रॉन्ग अर्बन एरियाज में है. कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर जो कि आप कह सकते हैं कि रिमोट एरियाज हैं, लेकिन वहां पर जो पोस्टिंग्स हैं वो असिस्टेंट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर लेवल की नहीं है. और आप 3 साल असिस्टेंट कलेक्टर रहते थे, उस दौर में 5 साल और फिर डिप्टी कलेक्टर हो जाते, तो ऐसी जगह हैं बहुत कम. सो मेरी जितनी पोस्टिंग्स हुई हैं वो कभी, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस वजह से किसी टफर एरिया में हुई. मुझे खुद पंगे लेने का शौक था. सो मुझे अगर पोस्ट किया गया चमन, तो अगर मैं न जाना चाहता चमन, क्योंकि हमारे बहुत से ऑफिसर की पोस्टिंग कोयटा में होती है, पोस्टिंग चमन में होती है, वो बैठते कोयटा में. मुझे चूंकि शौक था कि जहां मेरी पोस्टिंग हो मैं फिजिकली वहां जाके बैठूं, तो इसलिए मैं चला जाता होता था. बट अदरवाइज इट वाज, आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग कि जी मेरे प्ले की वजह से मुझे पेनलाइज किया जा रहा. ये तो इंटेग्रिटी की बात हुई, और ये वो वाली बात है जो मेरा ख्याल है हमारे हर ऑफिसर में अगर हो तो पाकिस्तान के आधे मसाइल कम हो जाएं. ये आपकी आपके अपने काम से कमिटमेंट है कि जो आपको पोस्ट मिली या जो आपको टास्क मिला या जो जगह मिली है, आप फिजिकली वहां पे हैं भी. हम घोस्ट स्कूल्स के बारे में सुनते हैं, घोस्ट स्टूडेंट्स के बारे में मिलते हैं, घोस्ट ऑफिसर्स के बारे में. ये हमारा एक बड़ा बेसिक मसला है पाकिस्तान के सिस्टम में कि अगर हमारे सारे ऑफिसर्स इतनी ही ईमानदारी के साथ और इतनी कमिटमेंट के साथ अपने काम को इस तरह करें, तो डेफिनेटली ये है कि जरूर बहुत सारी जगहों पे बहुत बेहतरी आ सकती है. इसी के साथ मैं चलूंगी अगले सवाल की तरफ. आपकी बड़ी बिजी सी लाइफ हम देख रहे हैं कि मीडिया में भी थे आप, आपकी अपनी कमिटमेंट्स हैं, पंगे लेने का आपको काफी शौक था, और इन सारी चीजों के बीच में 97 में गालिबन आपने भी कहा कि 97 में यू गॉट मैरिड, राइट? उसके बाद आप अपनी फैमिली लाइफ को, आप अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ थी उसको, और अपने सारे ये जो आपके इंटरेस्ट हैं उनको कैसे मैनेज करते थे? और आज भी, बल्कि इनफैक्ट आज भी आप अपनी सारी एक्टिविटीज के साथ आप अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज वी हैव सीन दैट यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद योर वाइफ, एंड लाइक यू वेरी होमली काइंड ऑफ मैन. बड़ा आप अपने बच्चों के साथ भी, अपनी वाइफ के साथ भी हमें दिखते हैं, तो दैट्स समथिंग वेरी इंस्पायरिंग. तो जरूर आप हमें बताएं कि आप कैसे मैनेज करते हैं. I think you prioritize, and as I said, the most important thing in your life has to be your family. So it has always been the most important thing in my life has been my family. So प्रोफेशनल बातें, और सो 97 में जब मेरी शादी हुई तो आप देखेंगे कि मतलब मैंने धुआं 94 में किया, और फिर मैं राइट अप टू 2014 जब तक मैंने मालिक नहीं बनाई, आई वाजंट इन द मीटिंग. सो आई वुड डू माय वर्क एंड गेट होम, एंड दैट्स इट. इस दौरान मैं सिर्फ प्रोफेशनली मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन मीडिया को मैं नहीं था.
Was there any particular reason behind that? Because we see a huge gap. Like after 1994, your comeback was in 2016. That's a big, quite like almost 2 decades time in between. So was there any particular reason, or like just like that? Well, one, media was never my profession. So वो तो मैंने शौक से धुआं किया और फिर आके एक मालिक की. So I never took it up as a profession. So I was never committed to doing it, right? So इसलिए, absence doesn't count because I never joined it, right? And secondly, I realized that if I take on too many things, I will not be able to do justice to any one of them. So I'll have to focus on my family and my prime profession. Jack of all, master of none. True. आप कहीं पे भी पूरा कुछ भी नहीं कर पाते. So would you say, like, can we put it in that way that you think that you're unitask in a way? I think yes. मेरा तो total, अगर मैं फिल्म देख रहा हूँ तो फिर मैं कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता. अगर मैं फोन पे हूँ तो मैं कोई दूसरी बात, मैं बिल्कुल इसीलिए आप जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं. हाँ, मतलब मैं बिल्कुल नहीं कर सकता. अच्छा, मल्टीटास्किंग मुझसे बिल्कुल नहीं होती. चलें जी, ये भी हमने आज सीखा. नाज़रीन, इसी के साथ हम आगे चलते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि आप भी वेट कर रहे होंगे कि हम मालिक की बात करें. मालिक की बात करने से पहले, मालिक द मूवी, उससे पहले मैं चाहूंगी कि मैं आशर अजीम साहब से पूछना चाहूंगी कि आपका मालिक मूवी में सबसे फेवरेट सीन कौन सा है, ताकि हम ये जो आपका सेगमेंट है जिसमें हमने आपसे मालिक मूवी के बारे में बात करनी है, हम स्टार्ट ही वहां से करेंगे आपके फेवरेट सीन से. हम नाजरीन को भी साथ लेते हैं, हम सब इकट्ठे सेम पेज पे होंगे, एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द मूवी मालिक. There would have to be मेरा ख्याल 2-3, right? Okay, perfect. One is जो बिल्कुल उसका ओपनिंग सीन है, जहाँ पे वो आके कहता है कि जी आपसे कुछ कहना था. वो कहता है रात के इस पहर, कहता है आपकी पूरी तवज्जो चाहिए थी, इसलिए. ठीक है, जबरदस्त. नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक इंसर्ट और हम आपको दिखा रहे हैं यही वाला सीन. मैं एक शहरी हूँ, आपसे कुछ कहने आया हूँ. तुम अंदर कैसे आए? गार्ड्स कहाँ हैं? गार्ड सब मौजूद हैं. रात के इस पहर आपकी पूरी तवज्जो चाहिए थी, इसलिए. तुम कोई खपती पागल इंसान तो नहीं हो? जानते हो इस वक्त मेरे घर में घुस के इस तरह की बात करने का नतीजा क्या होगा? और तुम जानते हो कि अगर तुम अपना काम ठीक तरह से नहीं करोगे तो उसका नतीजा क्या होगा? क्या होगा? तो मैं तुम्हें हटा दूंगा और तुम्हारी जगह किसी और को ये काम सौंप दूंगा. जाहिर है, जब कोई मुलाजिम ठीक तरह से अपना काम नहीं करेगा तो मालिक उसे हटा देगा. मिस्टर मालिक, कल जब तुम्हें थाने में जूते पड़ेंगे, उस वक्त तुम्हें अपनी और मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि मालिक कौन है. और अपनी ताकत पर घमंड ना करो, बल्कि उस ताकत को इस मुल्क की और इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करो. ये मुल्क तुम्हारे बगैर भी सब कुछ है. तुम इस मुल्क के बगैर कुछ नहीं हो. जी नाज़रीन, आई एम श्योर कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और आपको ये जरूर बहुत अच्छा लगा होगा. और अब हम इसी के साथ चलते हैं आशिर अजीम के मालिक मूवी के सेकंड फेवरेट क्लिप की तरफ. दूसरा जो मुझे पसंद था वो ओथ लेना, जहां पर वो स्कूल मास्टर में पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ. वो लंबी जो तकरीर है उसमें विजुअल कोई वो नहीं है, लेकिन उसका कंटेंट, मेरा हमेशा से ये मानना है कि आप यूके इमिग्रेट करें, आप कनाडा इमिग्रेट करें, आप यूएस इमिग्रेट करें, you declare yourself, you take an oath, what is it that you stand for. So when you're in Pakistan or आप पाकिस्तान के शहरी हैं, you must declare what it is that you stand for. And I think that the punch of that film was that scene कि मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ. और वो उसका आप एक लफ्ज जो सुने जो मैंने लिखा था, I think that's the constitution of the people, of the commitment that they must make to their country. You are not tourists here. This is your life. You'll have to take responsibility for it.
That was the concept. Yeah. नाज़रीन, मालिक मूवी इज ऑल अबाउट ओनरशिप. मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ. जो अभी आशिर अजीम साहब ने हमें बताया, अब हम वो मूवी में देखते हैं. मैं मोहम्मद मोहसिन, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ. ये जमीन, ये लोग मेरे हैं. इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाबदेह हैं. मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा खा अंदरूनी या बैरूनी जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ बिला बिरादरी, जुबान और मजहब की तमीज के अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी, इसका मालिक, इसकी बका का हतमी ज़ामिन हूँ. जी नाज़रीन, वेरी इंस्पायरिंग. ऐसा कि मेरा ख्याल है हम सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं, और ऐसा जो हम सबको ज्यादा हमारी रूट्स के साथ जोड़ता भी है. और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि आशिर अजीम साहब आप बताएं, क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि 2-3 ऐसे सीन्स हैं जो आपके फेवरेट हैं. 2 हो गए, अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ. जहाँ पे वो साहब खड़े होते हैं अपने दरवाजे में, घर पे स्कूल टीचर और उनके साथ उनका बेटा खड़ा होता है, और सामने वो क्या नाम है, टीपू आता है सुबह उन्हें कुछ कहने, तो कहता है कि अपनी बेटी को घर से ना निकाला करो, पता नहीं क्या जमाना खराब है. तो वो कहता है मेरी बेटी वकील है, ठीक है जी. और कहता है जिस मुल्क की आधी अवाम घर में बैठी होगी वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते. एंड दिस इज वेयर I think what 90% of the people must realize, I am where I am because I had an educated mother. जब तक आपके सोसाइटी में ये नॉर्म्स हैं कि औरत जो है उसको जितना उसके ऊपर कपड़ा डाल के रखोगे तो वो आपकी सोसाइटी उतनी बेहतर है, this is rubbish. A woman makes a house, right? She creates the society. She is the basic cell. You see, you have to understand that we men, we are subsidiaries, right? It is the woman which God has given her that responsibility to bring new life and to take that life forward. We are just in a supporting role to make sure that she's able to do that, right? And she's responsible for the propagation of the species and the race. So Malik spoke of so many different things, and one of very important things was the role of women. That's the beauty, and this is what we all must learn. तो नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं हम थर्ड सीन की तरफ, जिसका अभी आशिर अजीम जिक्र कर रहे हैं. एक बात कहूं मास्टर, ये औरत से कमाई कराना अच्छी बात नहीं. मेरी बेटी वकील है, और आज तक दुनिया के किसी मुल्क जिसकी आधी आबादी घर पे बैठी हो ने तरक्की नहीं की. बाबा, ये तो पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं ना. यहाँ के लोग तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, छोटे से इनकी औरत घर से बाहर निकले, जमाना खराब है. वेलकम बैक. और आई एम श्योर कि आपको ये सीन भी बहुत ही पसंद आया होगा. और सीखने की बात भी यही है कि जब हम नेशन की बात करते हैं तो नेशन का मतलब ये है कि ऑल मेन एंड विमेन, हमारा पूरा रिसोर्स कलेक्टिवली बनता है. अगर हम एक बड़े सेगमेंट को निकाल के साइड पे कर देंगे तो आप देखिए कि ऑटोमेटिकली हमने अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको खुद ही
लेस कर दिया। अगर हम उनका इनपुट भी लेते हैं हर चीज में, चाहे वो इंटेलेक्चुअल इनपुट है, चाहे वो किसी तौर पे भी है, तो आप देखें कि हम कितना ग्रो करते हैं। और दुनिया के मुहज्जब मुल्कों को आप उठा के देखें, जिनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, उनको देखें तो उसमें आपको इक्वल शेयर या बहुत भरपूर शेयर खवातीन का दिखता है। अगर हम खवातीन को उनका वो रोल जो उनका सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, आपके मुल्क की तरक्की के लिए बनता है, अगर हम वो रोल नहीं देते तो शायद जो हमारा व्हील ऑफ सक्सेस है या व्हील ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो ही रहेगा। आशिर साहब, जिस वक्त हम मालिक की बात करते हैं तो मालिक आपने एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी पाकिस्तान को दी, और मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक पे और इस नौयत की पाकिस्तान में और कोई मूवी नहीं है। और जब हम मालिक की बात करते हैं तो इट इज अ स्टोरी ऑफ लव, लॉयल्टी, ऑनर, फैमिली वैल्यूज, आइडियलिज्म, करेज एंड डिग्निटी अगेंस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इतनी सारी चीजों का मिक्सचर, इतनी सारी चीजें, एक कंप्लीट आपने हमें मूवी दी, जिसमें हमने म्यूजिक भी देखा, जिसमें हमने हर चीज देखी टोटलिटी में। और हमने देखा कि बहुत सारे चैलेंजेस आए। एक वक्त ऐसा आया कि बैन भी हो गई, एक वक्त ऐसा आया कि हमने अजीब एक वेग सी सिचुएशन थी। इन सारी चीजों को करते हुए एक सिविल सर्वेंट, आपने एक लंबा अरसा हमने देखा कि आप लाइमलाइट में नहीं थे। फिर उसके बाद मालिक का ये जो सारा कॉन्सेप्ट था, मालिक की सारी स्टोरी थी, एक पूरा थीम था, पूरा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। ये किस तरह आपके ज़हन में आया? आपने भी जैसे भी कहा कि आई वाज नेवर कमिटेड टू एक्टिंग और आई वाज नेवर कमिटेड टू मीडिया। तो एक पूरा हम फेज देख रहे हैं जहां पे आप बिल्कुल अलग रहे, और फिर उसके बाद हम आपका कमबैक देख रहे हैं 2016 में मालिक में, और इतना भरपूर, इतना इतना हर चीज को, जिसमें अगेन हमें फोकस भी दिख रहा है आपका, आपके इमोशंस भी दिख रहे हैं उसमें हमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट था, क्या सोच थी, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी कि आपने मालिक मूवी के बारे में सोचा और आपने मालिक मूवी बनाई? As I progressed in after धुआं in life और प्रोफेशनली, फिर मैंने काम करना शुरू, अपने प्रोफेशन में काम कर, एक मेरी फीलिंग शायद लोगों तक गई जो कि धुआं का भी मकसद था कि भाईजान, दिस इज योर होम, टेक केयर ऑफ इट, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और फ्रीडम जो ऐसी चीज है ना, वो एयरफोर्स में कहते हैं कि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस फॉर फ्रीडम, राइट? सो इटर्नल विजिलेंस अगर आप नहीं होगी आपकी, तो अगर आप इसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे अपने फ्रीडम्स को, तो ये आपसे छीन लिया जाए। सो जैसे जैसे मैं जिंदगी में आगे चलता रहा, कस्टम्स में रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, फलाना किया, तो आई वाज गेटिंग मोर एंड मोर exposed to what the true problem is. The true problem is not the departments. The true problem, in my opinion, is not the feudal. It's not the forge. It's not. The true problem is you consider yourself as a tourist in the country. The citizen does not want to take responsibility for anything in their lives. और ये हमारे यहाँ बहुत वाइड स्प्रेड है। हम पता नहीं ये देखना नहीं चाहते या देखते नहीं है। हम तो नौकरियां भी, मैं इंजीनियर इसलिए हूँ क्योंकि अब्बू ने कहा था, मैं डॉक्टर इसलिए हूँ क्योंकि अम्मा ने कहा था, मैंने इससे शादी इसलिए कर ली क्योंकि फैमिली ने कहा था। भाईजान, आप इधर क्या चीज हो? मतलब आपको जो कहता है बस आप वो करना शुरू कर देते हो। मुझे इस चीज की इजाजत नहीं मिली, मुझे इस चीज की इजाजत मिली। यार, आपको जिंदगी में क्या इसलिए पैदा किया गया था कि आप लोगों से इजाजतें मांगोगे और पूछोगे, हाँ जी, आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, आप व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? सो अनलेस यू स्टैंड फॉर समथिंग एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर एनीथिंग, वेल, डू यू ब्लेम व्हाट्स हैपनिंग टू यू? तो इसी तरह होगा आपके साथ और इसी तरह होना चाहिए आपके साथ। सो आई स्टार्टेड फीलिंग कि भाईजान, द कॉन्सेप्ट इज you're not taking ownership of yourself. You have to take charge of yourself. सही करेंगे, गलत करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो ले लें कि जी हाँ, ये मैंने सोचा है, ये मैंने फैसला किया है, ये मेरा। सो मालिक का स्क्रिप्ट मेरे जहन में डेवलप होता है। अब मसला यह है कि मालिक टाइप की का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे ऑन एयर कैसे जाए। It was an expensive production, so television, Pakistan television जो था, वो चूंकि अकेला चैनल होता था, तो टीवी आपकी बड़े वेंचर्स कर लेता था। जैसे जैसे मल्टीपल चैनल्स हो गए, तो the size of the pie decreased, right? So इस वक्त आपके चैनल पसंद करते हैं
एक कमरे वाले ड्रामे करना जिन पे कीमतें कम लगें और पैसे वापस रिटर्न ज्यादा मिले. सो आप देखेंगे कि वो इंडियन टाइप के सॉप और जिसमें फर्क फर्क साड़ियों वाली और वो सास बहू, बिकॉज इट्स इजी टू मेक, राइट? It's cheaper to produce. There are endless episodes. You make money. So the concept. So आप इस तरह का concept मालिक टाइप का किसी टेलीविजन चैनल के पास आज लेके जाएं तो they don't even want to look at it because one, it's too politically hot. They will make too many enemies. They are in the business of making money, not in the business of making enemies. Yes, and people think that there is no masala in that. People think that there is no fun in that. तो वो हमारी ऑडियंस को आदत है कि हमें वो इस तरह की जो एंटरटेनमेंट होगी जिसमें या मसाला होगा या सुपरफिशियल चीजें होंगी, हम उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं शायद. और वही वाली बात कि लेस चैलेंजिंग भी है, और इस तरह के किसी भी टॉपिक को टच करना, हिट करना, इट्स वेरी चैलेंजिंग. आपके खुद के लिए ही कितने सारे चैलेंजेस हो जाते हैं. तो डेफिनेटली एक बड़ा स्टेप था, लेकिन ये है कि उससे हमने लोगों की सोच बनते देखी. हमने देखा कि इस मूवी ने लोगों पे इन्फ्लुएंस किया. अभी जब मैं इसी इंटरव्यू के लिए बहुत सारी चीजें देख रही थी, सर्च कर रही थी, तो मैंने हर जगह पे देखा कि लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आशर अजीम प्लीज कम बैक, आशर अजीम प्लीज कम बैक. प्लस लोगों ने ये बड़ा रिक्वेस्ट किया हुआ है कि हमें मालिक 2 दें अब. तो आप ये देखें कि इसका मतलब ये है कि लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया, लोगों ने उस मैसेज को अंडरस्टैंड किया, लोगों ने उस बात को ओन किया. ठीक है, चेंज आते आते टाइम लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली लोगों को उसको इम्प्लीमेंट करना इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि जिस कंफर्ट जोन में हम हैं, जिन आसानियों की हमें आदत है, शायद इतना इजी नहीं है चेंज. लेकिन अगर वो सोच भी हिट हो गई या पेनिट्रेट हो गई है हमारी सोसाइटी में, हमारी नेशन में, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग. और मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से चेंज आया है. और अगर लोगों ने डिमांड किया है कि हमें मालिक 2 चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि लोगों का इंटरेस्ट है इस बात में, which is a very positive sign. So, moving on to my next question. Do you have any other project of the similar kind or any other concept in your mind, and you planning any other project in future? Okay, so John Lennon एक सिंगर थे. तो लेनिन के से एक जो उसकी कोट उससे मंसूब है वो ये है कि वो कहते हैं कि जॉन लेनिन कहता है कि when I was very young, my mother told me that it is very important to be happy in life. तो कहता है when I went to school, तो मेरी टीचर्स ने मुझे एक ऐसे लिखने को दिया और उन्होंने कहा कि what will you be when you grow up? तो कहता है मैंने उसमें लिखा कि I will be happy. तो कहता है टीचर ने उस पे जवाब लिखा कि you don't understand the question. तो कहता है मैंने उस पे जवाब लिखा कि you don't understand life. So I am not committed to a profession. I am not committed to a media. I am committed to 2 things. 1, my family. 2, myself. And what do I want in life? What do I want in life? I want to be happy. So if making a film at some point in time would make me happy, I do that. If making a play sometimes in my life makes me happy, I'll do that. If changing the society, speaking the truth, or doing a YouTube video makes me happy, so I will do that. Now, if I was asked, जिंदगी में मुझे चॉइस होती कि आशिफ साहब ये जो आपने फर्क काम किया है, सरकार की नौकरी की, कभी किसी चीज में घुस गए, कभी फिल्में बनाए, तो आप असल में क्या बनना चाहते थे? तो अगर मुझे जिंदगी में चॉइस होती तो मुझे लगता है कि मेरा जवाब होता I would like to have been a farmer, have a piece of land, grow my own stuff, right? And have a horse and a few dogs and my guns and be a farmer, right? I wanted that simple life. So now I'm in Canada. Now my focus is, ever since I came here, I thought I'm going to buy some land and I'm going to be a farmer. I'm going to build my house and be a farmer. So right now, that's my prime thought. And no films because they won't make me happy anymore. I don't know. Well, not right now. I don't know what happens tomorrow. But right now, I want to be a farmer, and that's what I'm going to do. Oh, that's lovely. That's wonderful. और हमारी बहुत सी दुआएं आपके लिए कि आप हैप्पी ही रहें. और नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मालिक पे, हम बात कर रहे थे कि क्या उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी प्रोग्राम के शुरू में कि अगर पॉसिबल हो कि हम उनकी वाइफ से भी मिल सकें. तो नाज़रीन,
یہ بیسٹ پارٹ ہو رہا ہے ہمارے پروگرام میں, ہمارے شو میں, عاشر عظیم کا ایکسکلوسیو شو, اور ساتھ میں ہیں ان کی وائف بھی ہمارے ساتھ, بشرا عظیم صاحبہ. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ آپ کی مارننگ ہو گئی؟ ہم ویٹ ہی کر رہے تھے ویسے آپ کا. یا ایکچولی میں یسٹرڈے اپنے گارڈن میں تھی, تو اس کی وجہ سے میں آج تھوڑی لیٹ اٹھ گئی. اچھا, بڑی اچھی باتیں چل رہی ہیں, گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے. ہم عاشر عظیم سے بہت سی باتیں کر رہے ہیں, ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں بھی, ہم نے ان کی فیملی لائف کے بارے میں بھی جانا. اور ناظرین, یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بشرا عظیم جو کہ لائف پارٹنر ہیں عاشر عظیم کی, ان کی بیگم, مالک پروجیکٹ میں بھی یہ ان کے ساتھ تھیں. تو یہ سوال پھر میں بشرا عظیم صاحبہ سے پوچھوں گی کہ پلیز ڈو ٹیل اس اباؤٹ یور پارٹ ان مالک مووی, بیکاز وی ہرڈ دیٹ یو ور دا like managing a lot of things with Ashar Azim. So what was your part and like what actually it was? نارملی کیونکہ میں گھر کو چلانے میں بہت اچھی تھی, تو آئی واز ٹیلنگ ہم کہ میں مالک مووی کا بجٹ جو ہے آئی ایم گوئنگ ٹو ہینڈل اٹ. سو آئی جسٹ ٹولڈ ہم کہ آئی ایم گوئنگ ٹو جسٹ لک آفٹر ایوری تھنگ, یو جسٹ ڈو یور ایکٹنگ پارٹ اینڈ ڈائریکشن پارٹ. بٹ ان دی اینڈ وہ ساروں نے بس بیچ میں مجھے بھی انوالو کر دیا کہ ان کی وائف کی ایکٹنگ کرنی ہے, وچ واز لائک پریٹی نارمل. So I said, okay, ٹھیک ہے, میں ان کی وائف کی ایکٹنگ کرنی کوئی مشکل نہیں تھی. Actually, I'm not an actress, so I said, yes, I'll do it. کیونکہ یہی تھے ساتھ میں, تو میں نے کہا چلو ایزی ہے, کر لیتے ہیں. ویسے تو بڑی نیچرل سی ایکٹنگ ہوئی, بہت ہی وہ تو ونڈرفل ہونی سی. تھی نا, وہ تو ہونی تھی, نیچرل تو ہونی تھی. This is something very beautiful. سماب, میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ دگواں میں جو ہے ان کی چھوٹی سسٹر ڈاکٹر عاشرہ عظمیٰ بھی تھیں, اتب بھائی بھی تھے, اور فیملی انوالو رہی, اور بہت سارے سین گھر میں بھی فلمائے گئے تھے وہاں پہ کوئٹہ میں. تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. بشرا, میں یہ تھوڑا سا پوچھوں گا پرسنل لائف کے بارے میں آپ کی, کہ وقت تو بڑا کم دیا آپ کو انہوں نے, کہ بہت دیا وقت؟ نہیں, یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ انہوں نے وقت کم دیا مجھے, کیونکہ سم ہاؤ وی آر ویری کنیکٹڈ ود ایچ ادر. جیسے یہ دور بھی تھے, کچھ پروجیکٹس بھی کر رہے تھے, ہی واز لائک کنٹینیوسلی کالنگ می, آسکنگ می واٹس گوئنگ آن. تو انہوں نے مجھے سچ کوئی مجھے ایسی پرابلم آئی نہیں, کیونکہ دونوں بچوں کے ساتھ اینڈ پلس مائی پیرنٹس ور ود می, تو مجھے سچ کافی ٹائم دیا ہی ہے انہوں نے. ہاں, بڑی ذمہ داری سے آپ نے لائف پارٹنر کی بڑی اچھی آپ نے ذمہ داری پوری کی. اچھا, ان کے تو لاکھوں سے بھی اوپر ہیں, کروڑوں ان کے جو چاہنے والے ہیں. کبھی آپ کو جیلسی ہوئی؟ کبھی یہ بھائی آپ نے اتنا مزے کا کوشچن کیا مجھے. ریئلی اگر میں یہ کہوں نا, میں جیلس نہیں ہوئی. ریزن ہے اس کا مجھے جیلس نہ ہونے کا, کیونکہ آئی واز لائک پریٹی سیکیور اپنی فیملی, اپنے گھر کے اندر, اور پلس ان لاز میں بھی, اور اپنی سائڈ آف دا فیملی میں بھی. مجھے کبھی ایسی کوئی فیلنگ آئی نہیں. اپنی سائڈ پہ تو چھوٹی تھی, تو دے جسٹ اڈور می, پیمپر کرنا سارا کچھ. اور جب ادھر آئی تو ان سب سے بڑے تھے, مگر باقی بہن بھائی اور ان سے بھی میں چھوٹی تھی, ان ساروں کی بھی میں کافی لاڈلی رہی. تو مجھے ایسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ واقعی مجھے جیلس ہونا چاہیے کہ نہیں, مگر مجھے میرے حال میں میرے اندر کوئی جیلسی آئی نہیں. وہ فیکٹ ہے کہ ایک آپ کو عاشر کے ڈیڈ کہتے تھے کہ عاشر عظیم نے وہ کام کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایک ان کی بڑی تعریف ہے. اور مجھے کچھ یاد ہے ناصرین, میں آپ سے شیئر کرنا یہ چاہوں گا کہ جب ان کی تیل مہندی تھی مائیں کے, تو بہت ساری لڑکیاں بھی آئیں, تو ایسے خوشی سے اچھل رہی تھی کہ ہم جائیں گی وہاں, گیت گائیں گی. اور اب بھی جیسے جب ان کا انٹرویو کا تھا, تو بہت ساری زبردست قسم کے بڑی شہرت یافتہ, انہوں نے کہا کہ we are waiting, we are anxious to ask question, کچھ پوچھنا چاہتی ہیں. بڑے سارے کویسچن تھے. میں بشرا سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے آپ کو سیکیورٹی دی, جس کی وجہ سے آپ کو کبھی جیلسی نہیں ہوئی یا کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. ان کی کوئی ایک عادت اگر آپ چینج کرنا چاہیں گی تو وہ کون سی ہوگی؟ بہت
जबरदस्त क्वेश्चन है वाकई में। इनकी आदत क्या, आप अगर एज अ बीवी में सोचने में बहुत ढेर आते हैं, ये चीज अपनी प्रॉपर नहीं रखते, ऑर्गेनाइज नहीं है, दे आर लाइक सो मेनी थिंग्स, आई कैन कीप गोइंग ऑन। बट एक आदत मैं क्या चेंज करना चाहूंगी उनकी, आई वांट हिम टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, ये अच्छी होगी। क्या रे? सुन लें और समझ लें आप, Yeah. बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कैप्स Yeah. ऑन। Yeah. आप हमें ये बताएं कि आशिर अजीम को गुस्सा किस तरह का चढ़ता है घर में? चढ़ता है, नहीं चढ़ता, अच्छा, कैसे मैं तो हैंडल करते हैं? इन्हें गुस्सा ऐसे चढ़ता ही नहीं है, ही इज लाइक बिल्कुल नॉर्मल से बैठे रहेंगे, और जब चढ़ेगा ऐसे इमीडिएटली समझ ही नहीं आती कि वो 3 डेज बाद का कोई गुस्सा होगा जो उन्हें एकदम से आएगा। तो मुझे ये हैरानगी होती है, मैं ये कहती हूँ ये कब की बात है, एंड देन ही सेज कि भी हाँ ये उस टाइम की बात है, मगर ये सबसाइड भी हो जाता है बहुत जल्दी। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आशिर अजीम को आपके हाथ का बना हुआ कौन सा ऐसा खाना है जो बहुत पसंद है? मुझे पहले खाना नहीं बनाना आता था, मैंने शादी के बाद सीखा, बट इन्हें क्या पसंद है मेरा खाना बनाना। आई थिंक मैं इनके लिए क्या बनाया था, मैं गोश्त आलू तो मेरी बहन का बने हाथ का पसंद है, मैं क्या बनाती हूँ? अच्छा, और सारी चीजें उल्लू भी उल्लू No, कहते no, उल्लू no, अच्छा no, है। seriously, Why but, is that? no, she's an excellent cook. But she He initially is saying did not- I'm an excellent cook. Yeah. So Yeah, that she is. मगर मेरे अगर आप बच्चों से पूछे तो दे कैन टेल यू, क्योंकि उनके लिए मैं कुछ ना कुछ बेकिंग, कुकिंग और ये चीजें मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेटे के और बच्चों के बाद कुकिंग सीखी है, क्योंकि मैं घर में अपने छोटी थी तो मैं कुक करती नहीं थी, और बेकिंग और ये सारा कुछ बड़ी बहन करती थी। फिर उसके बाद शादी होगी तो कभी जरूरत नहीं पड़ी कुकिंग करने की। फिर लेटर ऑन जब बच्चे हो गए तो दे जस्ट से कि मामा कैन यू कुक दिस, कैन यू मेक पास्ता, कैन यू मेक दिस, तो फिर मैंने इंटरनेट से सीखना शुरू किया और नाउ आई कैन कुक। या तो बुशरा, ये बच्चों ने बेटा बिल्कुल हूबहू आशिर अजीम ही है। ये ना के मेरी तरह है, बिल्कुल मेरी शक्ल नहीं है। तो मुझे तो ऐसे ही लगता कि सेम एज इट इज। तो इन बच्चों ने कोई खूबियां क्या क्या मतलब इनकी आदत जो हैं वो उन्होंने कोई अडॉप्ट की है ऐसी कोई? क्योंकि ये एक बड़े राइटर और इस तरह, उनमें कोई इस तरह सी? उन्होंने सिर्फ मामा की एक चीज ली है कि वो सामने नहीं आते, दे आर लाइक लिटिल बिट, यू कांट से शाय, but they have that thing, you know, mama, we don't want to face camera, and they don't want to tell each and everything about themselves. But अगर आप उन्हें मिलेंगे तो मेरी बेटी जो है, she is an excellent writer, और जो दोनों में एक वो जो स्कूल में जो भी एक्टिंग की होती है, ये चीज भी डायरेक्शन, towards direction as well. So both have that type of skills, but like अभी शायद एज छोटी है, they are hardly, she's going to be 23 soon, उजी, और जो अजहर है वो 22 का होगा, तो वो अभी उस चीज में आगे ग्रो वैसे नहीं, वो जैसे नहीं बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने अंदर, बट दे हैव लाइक सो मच इन देम, यू कैन सेंस इट कि उनके, मैं कभी उनको भी यही कहती हूँ कि अजल की ये बात बिल्कुल आपकी तरह है, वो लाइक ही इज डूइंग दैट थिंग, ही वाज सेइंग दिस थिंग टू मी, तो मैंने कहा उसमें बहुत, इवन मेरी बेटी में भी मुझे लगता है इन दोनों में आते जो है अपने डैड की ज्यादा। तो ओके गाइस, टेक केयर, मैं फिर चलती हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, आप उनसे बात Thank you करें। so much for joining us. It It was was lovely, pleasure. lovely, It was lovely having you pleasure. with us. And thank you so much. हम वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू की तरफ और सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से वापस जोड़ते हैं। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को ये सेगमेंट जो बुशरा अजीम के साथ था वो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम ये एक्सक्लूसिव शो कर रहे हैं आशिर अजीम साहब के साथ। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि हम इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में, इनके चैलेंजेस के बारे में तो बहुत सारा जानते हैं, लेकिन आज हम आशिर अजीम जो असल में हैं और जिस तरह से वो अपनी फैमिली में हैं, जिस तरह से वो अपनी आम जिंदगी में हैं, और उनकी शख्सियत के बहुत सारे ऐसे पहलू जिनके बारे में हम शायद पहले नहीं जानते थे, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो नाज़रीन, हम वापस चलेंगे अपनी गुफ्तगू की तरफ और हम बात कर रहे थे मालिक पे, और हमने देखा कि उनकी वाइफ का भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था
उनकी इस सारी सक्सेस जर्नी में उनका एक बड़ा माइलस्टोन है मालिक मूवी का। और हमने देखा कि किस तरह जब फैमिलीज जुड़ी हुई होती हैं और जिस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है अपने स्पाउस के साथ, तो चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो इसी के साथ मैं चलूंगी आशिर अजीम साहब आपसे अगले सवाल की तरफ, कि हमने सुना कि आपने कनाडा में मूवी डायरेक्शन के बारे में भी पढ़ा। Not formal education or a certification or something, but yes, जब मैं मालिक करने लगा तो देखिए धुआं को डायरेक्ट करने, प्रोड्यूस करने का बोझ मेरे कंधे पे नहीं था, ठीक है। मैं तो राइटिंग और वो कर रहा था, और उसमें अगर मैं किसी चीज में एडवाइस कर सकता था या मुझे कुछ बात समझ में आती थी तो मैं कह देता था, और वो वाज वेरी नाइस ऑफ द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर जो ऑफिशियली थे, that he accommodated me wherever he thought I was relevant. जब आप फिल्म करने चलते हो और फिर इस किस्म के बजट्स और एक प्रोफेशनल उसमें, तो आई थॉट कि एक सिग्निफिकेंट बोझ है जो अब डायरेक्टली मैं लेके चलूंगा कि जो आप डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस करें। सो आई वांटेड टू स्टडी इट, आई वांटेड टू रीड इट, आई वांटेड टू नो। सो मैंने बहुत सारा इनफॉर्मली स्टडीड इट। So it was basically for your work, you wanted to polish it, you wanted to learn about the project and the things and the minute details. तो वो अपने लिए आपने खुद उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने किया। जी, तो कि फिल्म का मीडियम क्या है, और फिर इसमें टेक्निकल ज़ाहिर बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ी मुझे। आज की दुनिया एक्चुअली बहुत अच्छी है। यू हैव सो मेनी चैनल्स टू लर्न थिंग्स, राइट? So everything from shots की composition से लेके तो उनको lighting तो खैर essentially जो हमारे वो cinematographer साहब हैं वो take over कर लेते हैं, but exactly define करना कि मुझे क्या चाहिए। So if you're telling a story, you have to be able to जैसे मैंने पेपर पे कहा था CSS के कि वो आदमी मुझसे नहीं मिला, वो तो सिर्फ वो पेपर देख रहा है। एक डायरेक्टर को लोग उसकी फिल्म के थ्रू जानते हैं। सो अगर मैंने जो स्टोरी लिखी है, मेरे जहन में क्या स्टोरी है, वो लोगों को तभी समझ आएगी अगर मैं उसको लाइट और साउंड में इफेक्टिवली कन्वर्ट कर पाऊँ। हाँ, कम्युनिकेट उसके प्रॉपर मैसेज के साथ होगी और उस फीलिंग के साथ होगी। जी, तो वो फीलिंग क्रिएट कैसे करते हैं टेक्निकली, वो जाहिर है मुझे सीखना था, अदरवाइज मैं अपना मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यस, उतना क्लीन नहीं होता शायद। जी जी यस। तो आप मुझे ये बताइएगा कि 1994 से लेके 2016 तक का आपका सफर एक रहा, जिसमें भले आप मीडिया की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, बट आई एम श्योर कि आपकी एक बारीक नजर सिस्टम पे, मीडिया पे, इंडस्ट्री पे, सब चीजों पे रही होगी। फिर उसके बाद अब हम खड़े हैं 2021 पे। हाउ डू यू सी पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री आज के दिन में? आप कैसे देखते हैं कि मैच्योर हुई है? कैसे देखते हैं कि हम वीक हुए हैं? कैसे देखते हैं कि स्टोरी राइटिंग कहाँ पे गई, डायरेक्शन कहाँ पे गई? आपको क्या लगता है कि ये जो बम्बार्डमेंट हो गई है चैनल्स की, इज इट अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और डू यू थिंक कि उससे लाइक व्हाट एवर यू फील कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री को आप किस नजर से देखते हैं और आप क्या देख रहे हैं और क्या सजेस्ट करना चाहिए? Okay, so I wrote a small book when we were doing customs reforms, right? और उसमें मैंने जब उसका प्रेफेस लिख रहा था और मैं उसमें इंट्रोड्यूस कर रहा था कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं कह रहा था कि कुछ चीजें जो होती हैं वो ऑर्गेनिकली ऐसे ग्रो कर जाती हैं। सो अगर आप हमारे पुराने गांव देखेंगे तो होगा ये कि जी एक घर लोगों ने बनाए, उसके साथ वो नाली सी एक बना ली, फिर एक बेटा बड़ा हुआ तो उसको एक्सटेंड करके एक तरफ एक और कमरा बना दिया और दूसरी तरफ एक और। सो आपका की ग्रोथ एक अजीब सी ऑर्गेनिक सी हो गई, और आखिर में गलियां तंग होती गई और आपकी सुएज ओवर वो हो गई। और सबसे ज्यादा ये मसाइल किसको फर्क पड़ते हैं? उनको नहीं फर्क पड़ते जो उस गांव का हिस्सा नहीं है, जो उस गांव में रहते हैं उनके तरफ। एक चीजें हैं जो इस तरह एवोल्यूशन से बनती हैं, और एक चीजें हैं जो आप डिजाइन करके एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी क्रिएट करते हो। वो बाय डिजाइन ग्रो करती हैं। आपने ये सोचा होता है कि ये सड़कें होंगी, इतनी हमने जगह छोड़ी होगी फ्यूचर के लिए, एग्जैक्टली इस वॉल से आगे कोई नहीं आ सकेगा, इधर इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे, प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग के साथ।
मेरी नाचीज राय में जब ये मीडिया जिस तरह बन रहा था, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि द साइज ऑफ द पाई, मीडिया सर्वाइव करता है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पे, द साइज ऑफ द पाई एडवर्टाइजमेंट का उस तरह ग्रो नहीं किया जिस तरह आपके मीडिया चैनल्स मशरूम हुए। और बहुत से मीडिया चैनल के ओनर्स को हम जानते भी, मैं जानता भी हूँ, और उनके आप बैकग्राउंड शुरू कर लें तो आपको नजर आ रहा होगा कि कौन कहाँ से आ रहा है। सो लॉट ऑफ देम का तो मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने, उनके लिए तो वो गोश्त की दुकान है कि इतने का बकरा खरीदना है और इतने की आगे बोटी बेचनी। सो देयर वाज नो क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लॉट ऑफ देम वर ब्लैक, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को किस तरह ब्लैकमेल करके उनसे अपने एडवांटेजेस कैसे लेने हैं, अपने इन्फ्लुएंसेस। सो जिस तरह आपका मीडिया बढ़ा, सो एडवर्टाइजमेंट से तो वो चल नहीं सकता था उसका। सो आई एग्री दैट इट्स अ बिजनेस, बट इट्स अ बिजनेस ऑफ क्रिएटिविटी, एंड इफ यू स्लोली स्टार्ट लूजिंग दैट क्रिएटिविटी इन द एंड, तो फिर आपकी वो बिजनेस अल्टीमेटली बैठ जाती है। सो जिस तरह हमारा मीडिया मशरूम हुआ है, उस तरह हमारी क्वालिटी बढ़ी नहीं है, गिरी है। देखिए, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान, हम फिल्मों में तो एट पैरिटी थे, मेरा ख्याल ड्रामाज में हम बहुत आगे थे। अब हम कहाँ पे हैं? well, it's for anybody to come to their views. So I am not too positive about कि जिस तरह ये आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ होने दी विदाउट अ स्ट्रक्चर, अ पॉलिसी। ऊपर से गवर्नमेंट भी हमारी जिस तरह है, मतलब आप सिर्फ उस मीडिया को आप उठाना शुरू कर देते हैं जो आपकी सपोर्ट में बोल रहा है, भले वो ठीक है या नहीं है, और जो आपके खिलाफ बोल रहा है वो बुरा आदमी है, उसको आप गोलियां मारते हो, उसके घर में घुस के मारते। सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। और फिर बात तो वहीं पे आ जाती है कि लोगों का अल्टीमेटली, मैं कहता हूँ ना कि जी वो जो मालिक में लास्ट था ना कि जी, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी, इसका मालिक, इसकी बका का हतमी जामिन हूँ। सो अल्टीमेटली चीज उठ रही होती है लोगों से। अब हमारे लोगों का क्या व्यू है? अब सिनेमा में आप देखें, जनरल ज़िया के दौर में 80s तक पाकिस्तान में कुछ 850 सिनेमा स्क्रीन थे। फैमिलीज जाती होती थी सिनेमाज में, देखती थी फिल्म्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि आज कितनी फैमिलीज सिनेमा में जा सकती हैं? टिकट अब सिनेमा सिर्फ एक बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजास में कुछ रह गए हैं, राइट। सिनेमा के टिकट इतना है कि जी वो Not आम everybody आदमी can की afford. पहुंच से बाहर। And then there are other formalities when you're going to cinema. You have to buy, like, you know, the munch and stuff. So it goes really up. Really? So इतना easily afford करना नहीं. हाँ जी, तो आपका जो सिनेमा के साथ जो लॉट ऑफ अदर कल्चर इन्वॉल्व है ना जी, जहाँ पे फैमिलीज जा सकती हैं, खवातीन जाती हैं अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने सो उसका एक अपनी सोसाइटी में एक लिबरेटिंग इन्फ्लुएंस है अपना। हम 850 सिनेमा से जनरल ज़िया ने कट डाउन करके उनको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया पाकिस्तान में सिनेमास को, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा चलना शुरू हुआ। फिर अभी इंडियन फिल्म जब बैन हो गई, उसके बाद फिर सिनेमास अंडर अ क्रंच है। तो जब तक आपका सिनेमा तब तक नहीं चलेगा जब तक आपकी सिनेमा को पैसा नहीं मिल रहा होगा, बिकॉज जिस चीज में पैसा नहीं है उसमें इन्वेस्ट भी कोई नहीं करेगा प्रोडक्शन। सो अब हम जरा इससे पीछे आए कि शहरी के लेवल पे कि हमारा एटीट्यूड क्या है टुवर्ड सिनेमास। सो हमारा एटीट्यूड ये है कि जो खातून सिनेमा में आती है, वी कंसिडर हर अ पर्सन ऑफ इल रिप्यूट, ठीक है जी। मुझे उस दिन टीवी पे याद है कि किसने, इब्रार को किसी ने बैठ के कहा कि जी मरासी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। सो आपका एटीट्यूड तो ये है कि जो शख्स किसी भी फॉर्म में मीडिया में आ रहा है तो आप उसे बेइज्जत शख्स समझते हैं। डांस को आप बेहतर समझते नहीं है सोसाइटी में, ये तो अजीब फजूल लोगों का काम है। म्यूजिक को आप नहीं समझते, ये फजूल लोगों का काम है। सो जब आपकी सोसाइटी हर आर्ट फॉर्म्स को एक घटिया सी चीज समझती है, तो आपने डेवलप, आपकी मीडिया, आपके आर्ट फॉर्म ने, आपके सिनेमा ने, आपकी इसने डेवलप तो नहीं करना, फ्लरिश नहीं हो सकता, ग्रो नहीं कर सकता कभी भी। एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। ये बहुत सी बातें हैं कि जी तो शायद गवर्नमेंट ने करनी होती है, लेकिन आपकी सोसाइटी का एक एटीट्यूड तो जो बेस तो वहां से आएगा ना। सो हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड टू सेंड देयर फैमिलीज, देयर डॉटर्स टू दिस। और जो मुझे जब शुरू में मैं सिविल सर्विसेज में जब मैं धुआं कर रहा था, तो मुझे शुरू में तो लोगों का ये ऑब्जेक्शन था, यार तू अच्छा खासा अफसर आदमी है, तू ये ड्रामे करेगा। एग्जैक्टली, ये वो सवाल था जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था। ट्रू, वेरी ट्रू।
नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला बहुत खूबसूरती से आशिर अजीम साहब के साथ चल रहा है। बहुत सी बातें हम सुन रहे हैं, बहुत सी बातें हम सीख भी रहे हैं, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी निशानदही हो रही है। तो यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ जितना हम एंजॉय कर रहे हैं उतना आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताती चलूं कि जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि आशिर अजीम साहब के फैंस जो हैं उनकी तो गिनती मुश्किल है, और हमारे अपने चैनल ही में उनके मुझसे शुरू करके सैमसन साहब से शुरू करके हम सारे ही उनके फैन हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल इलियास साहब, बड़ा एक अहम रुकन है एनसीएन टीवी का, और साथ ही साथ वो आशिर अजीम के बहुत बड़े फैन भी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमें बहुत ज्यादा फीडबैक आया है लोगों का, और वो चाहते हैं कि वो आशिर अजीम साहब से बात कर सकें, और बहुत सी सवालात उन्होंने हमें दिए। ऑब्वियसली हम हर एक को केटर तो नहीं कर सकते थे इस प्रोग्राम में, लेकिन फैसल इलियास साहब हमारे वो मेंबर है जिनको हम ना नहीं कर सकते थे, और इस वक्त वो हमारे साथ प्रोग्राम में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फैसल इलियास, आपको प्रोग्राम में वेलकम, और मैं ओवर करूंगी आपको कि आप आशिर अजीम साहब से बात करें। जी, सबसे पहले तो सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एंड थैंक यू वेरी मच एनसीएन, आपने मुझे इनवाइट किया, और इट्स माय ऑनर एंड प्रिविलेज कि मैं आशिर अजीम साहब से बात कर रहा हूँ इस वक्त इस प्रोग्राम की वसातत से। थ्रू आउट द प्रोग्राम मैंने देखा, और जो धुआं के हवाले से बात की गई, मालिक के हवाले से बात की गई, तो इन सारी चीज़ों से, जैसे सिविल सर्विस में आपने जॉब भी किया, तो एक पैट्रियटिज्म की सेंस डेवलप होती है, और अपने मुल्क के लिए अपने आप को डेडिकेटेड शो करना, एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शो करना। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि पैट्रियटिज्म के हवाले से आपके क्या फीलिंग्स हैं, इस हवाले से बताइएगा कुछ। मेरा कॉन्सेप्ट पेट्रियटिज्म का शायद जनरल कॉन्सेप्ट पे पूरा ना उतर रहा हो। लोग पेट्रियटिज्म को इस तरह डिफाइन कर रहे होते हैं जैसे कि एक मुल्क जो है वो एक लकीरें हैं एक जमीन पर, और ममालिक जो हैं वो कोई पहाड़ या दरिया या इस तरह की कोई एक फिजिकल सी बाउंड्री है जिसको सर्व करना और जिसकी जड़ों में इंसानी खून डालना जरूरी होता है। I don't believe that. That's rubbish, right? Mountains are mountains all over the world. Seas are seas all over the world. Water is water. Air is air, and we can find a lot of them anywhere. So, mulk kya hai? I think it's the people. In 1947, people, for their thought or their ideology, decided that they are going to have a separate homeland. Why did they want that homeland? Why? It's not that they liked those particular mountains and trees and rivers and whatever. It is because they wanted to better their life, and they thought कि existing system में हमारी जिंदगी उस तरह नहीं हम उसे गुजार सकते जिस तरह हम एक independently गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी. And that is the concept of a country. So किसी मुल्क की, किसी गवर्नमेंट जो है वो ठेकेदार है. मुल्क जो है वो तो एक स्टेट है ना, जो एक एंटिटी बन गई. हुकूमत एक ठेकेदार है जिसको अवाम, मालिक अवाम है. मुल्क एक वो बाउंड्री है, मालिक अवाम उसके मालिक है, और अवाम हर 5 साल में एक ठेकेदार मुकर्रर करती है कि भाईजान अगले 5 साल आपने इस मुल्क को, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने तय किया हुआ है उसके मुताबिक आपने, जो अपना मैनिफेस्टो है पार्टी का, उस आइडियोलॉजी के मुताबिक आप इस मुल्क के ड्राइवर हैं, आप ठेका हम आपको दे रहे हैं, आप चलाएं. जिसको अवाम ने सेलेक्ट कर लिया तो डिपार्टमेंट सारे उस प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे, उसे मानेंगे, और वो सुप्रीम कमांडर होगा. अब यहाँ पर जिस तरह मुल्क चल रहा है वो आपको नजर आ रहा है. वो प्राइम मिनिस्टर बेचारे को सुनता नहीं, ठीक है जी, जिसकी मर्जी है वो नीचे किया जा रहा है. जो मालिक है वो वैसे ही बैठा हुआ है कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं मालिक हूँ, ठीक है जी. वो कह रहा है कि जी मुझे इजाजत दे दे कोई तो मैं कुछ कर लूँ. सो जो पेट्रियटिज्म का कॉन्सेप्ट है मेरा हमेशा से, धुआं से लेके मालिक में भी, मैं अवाम को कह रहा हूँ कि भाईजान यू आर द कंट्री and you must take responsibility for yourself.
ताकतवर आदमी को तो वैसे ही गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होती ना, आम आदमी, कमजोर आदमी, उसको आप उठाएं तो आपका मुल्क आगे चलेगा. So So this is that's my great. Wonderful, wonderful. service to the बिल्कुल people. बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है, it's very clear कि it's not a structure, it's ideology, and you know what you feel like आपने डेवलप करना है अपने कंट्री को, और उसके लिए आपका रोल क्या हो सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जैसे हम पाकिस्तान में, मैं यूथ के साथ ज़्यादा मेरा काम है, और लकीली पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है यंगस्टर्स का, which is more than 60% population जो है वो young है, नौजवान है. So it's a very big resource. तो आज इस प्रोग्राम के वसात से आप जो पाकिस्तानी यूथ है, जो कि 60% से ज़्यादा है पॉपुलेशन बनाते हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस, आपका सारा जो एक्सपीरियंस है, उनके बेसिस पे. Be logical. In one word, be logical. एक scientific way of thinking है. आपको हर शख्स बेवकूफ बनाने आएगा. लेकिन the future belongs to you. इस मुल्क में कल क्या होगा, इससे सबसे ज्यादा यूथ को फर्क पड़ता है, क्योंकि your life is ahead of you. This is your country. You should be able to spend a happy life here, and you are creating that. अब हर शख्स आपको बेवकूफ बनाने आएगा, अपना मंजन बेचने आएगा, अपना फलाना. आप मेरी भी ना सुने, आप किसी और की भी ना सुने. Develop that analytical ability to decipher कि सच क्या है, और फिर उस पे खड़े हो, और फिर उसकी जिम्मेदारी लें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी इस पे डिपेंड करती है. आपकी, मेरी अब नहीं करती, मैं तो एक प्रीवियस जनरेशन की नहीं करती. So develop that analytical thought, make your own conclusions based on what you see. जज्बाती होके नहीं कि जी ये फलाने ने ये नारा मार दिया, मुझे फलाने ने बताया कि जी ये करप्ट है, ये अच्छा आदमी है, या फलाना आदमी है. अपनी आंखें, अपने कान, इससे ज्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती. अपना जहन इस्तेमाल करें, और फिर जो फैसला करते हैं वो आपका, क्योंकि उसको आप नहीं भुगतना है फिर वो. और इसी के साथ हम मूव ऑन करेंगे, और नाउ वी एंटरिंग इनटू अ रैपिड फायर सेशन. बहुत से क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग से हमें ऑडियंस की तरफ से आए, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम था इस इंटरव्यू के लिए. ऑब्वियसली हम हर बात को तो समेट नहीं सकते थे, लेकिन हमने कोशिश की कि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बातचीत हम उनसे कर सकें, और हमारे जो व्यूअर्स के इंटरेस्ट की भी है, जो उनके बारे में जानना चाहते थे, हमने कोशिश की कि हम उनसे करें. और अब बहुत सी ऐसी बातें जो बहुत लंबी लंबी थी, उसको मुख्तसर करके हमने एक रैपिड फायर सेशन में समो दिया. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशिर अजीम साहब से कि प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, क्योंकि अब हम चल रहे हैं एक रैपिड फायर सेशन में, जिसके आंसर्स आपने बहुत क्विक देने, जल्दी जल्दी. तो लेट्स बिगिन. योर इंस्पिरेशन. A lot of people, but my mother personally, but then a lot of people in the world, depending on various things. All right, नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको आशिर अजीम की मदर की पिक्चर दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत शो के बीच में उनका जिक्र रहा, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप उनकी मदर को देखें भी. जी, मूविंग ऑन. What is your biggest strength? A clear thought pattern. I think जो मेरा फोकस है ना, वो that so I जिस चीज में मैं घुसता हूँ, फिर उसे clearly समझता हूँ. Your biggest weakness? I don't know when to let go. You know, when I grab onto something, फिर एक वक्त होता है जब छोड़ देना चाहिए शायद चीजों को. वो मुझे पता नहीं है कि वो वक्त कब आया. Your favorite political leader? पाकिस्तान में इस वक्त it has to be मियां नवाज शरीफ. Okay, your favorite actor? इंग्लिश में तो वो है सर एंथनी हॉपकिंस. बॉलीवुड में मनोज वाजपेयी. लव दैट गाय. पाकिस्तान में एक्चुअली हमारी शायद फिल्म इंडस्ट्री इतनी ऊपर गई नहीं, सो इट हैज टू बी देन जावेद शेख, आई सपोज. अच्छा, धुआं आपका फेवरेट ड्रामा जो जिसमें आपने एक्टिंग की, और अदरवाइज आपका पाकिस्तान में फेवरेट ड्रामा कौन सा रहा? मुझे वारिस बहुत पसंद था. मुझे खुदा की बस्ती बहुत पसंद था. पिछले 20 साल में क्या हुआ मैंने नहीं देखे, क्योंकि प्लेज में नहीं देखता था. बेगम को ज्यादा उस पे इन होगी, और पिछले 5 साल में तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखी नहीं. बट दोज वर माय फेवरेट्स. आपकी फेवरेट डिश? मैं भिंडी बहुत शौक से खाता हूँ, दालें बहुत शौक से खाता हूँ. जनरली वेजीज में कुछ भी बनाओ तो मैं काफी शौक से खाता हूँ. गोश्त में नमकीन गोश्त और कड़ाही मैंने नहीं खाई शौक से, क्योंकि जो
कोयटा की कढ़ाई है वो कहीं दुनिया में मिलती नहीं है, so मैंने इसलिए खानी पाकिस्तान की। Okay. Best moment in your life? It's a little complicated. I was at the World Trade Organization and I made a presentation about the reforms that we did in customs, right? और वहाँ पे जितने दुनिया के ममालिक हैं वो सारे बैठे हुए थे, एंड देन एक कोने से अचानक तालियां बजनी शुरू हुई और वो फिर तालियां बजती गईं और दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते गए. It was like winning an Olympic gold. I think I'll never forget that moment. That was probably the best moment in my life. That's beautiful. Which is your saddest moment in life? Okay, I think जो customs में हमने reforms किए थे वो जब बंद किए गए ना, I think I felt like जो लोग कहते हैं ना कि the death of a child is a terrible pain. So Most unbearable. yeah, it was like a baby that we had made despite all odds. We had built it. There was nothing personal. It was for a country, and I thought it would take us in a direction. I think I experienced that kind of a pain, death of a child, because that was like a child. आपका favorite quote कौन सा है? Out beyond ideas of right and wrong, there's a field. I'll meet you there. अगर social media ना होता तो? I think दुनिया ज़्यादा restrictive होती. Social media has put a voice in the hands of the people. So I think it's very productive, and the world would have been more claustrophobic, more regimented. आपके in-laws में आपकी favorite personality या किसके साथ सबसे ज्यादा attached है? मैं सबके साथ बहुत attached हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ attached हूँ, which is normally not true. मेरे ज़हन में मेरी वालदा और मेरी मदर इन लॉ में मैं कभी फर्क नहीं कर पाया. उसकी वजह यह है कि मुझे इनिशियली तो नहीं पता था कि मेरी शादी कहाँ होगी, तो एक खातून थी जिनसे मेरी एक रिलेशनशिप इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड, एंड दैट रिलेशनशिप हैज कंटिन्यूड. सो आई थिंक शी इज एन excellent lady, and I'm very close to her. आशिर अजीम जो अपनी जात में यूनिवर्सिटी है, जो बहुत से लोगों का रोल मॉडल है, जिसने बहुत से लोगों को बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया, आपकी जिंदगी में कौन है वो जिसको आप समझते हैं कि जिससे आप इम्प्रेस्ड हैं? There are too many people. You know, I've been very lucky in life. मुझे adversity ने क्रश नहीं कर पाई in the sense कि जी मैं very tender age 17-18 years का था तो एयर फोर्स में चला गया और फिर वहां से सिविल सर्विसेज में चला गया वहां से. So I think life has been very supportive to me and carried me on. So मैंने उस तरह एडवर्सिटी नहीं देखी जिस तरह फर्ज करें आपके बहुत से पॉलिटिशियंस देख रहे हैं. A lot of them may not be good people either, but some of them are maybe excellent people, right? So they are standing up, they are trying to become a voice for the people. महमूद खान अचकज़ई है, right? अब लोग उसके बारे में बड़ी बातें करते होंगे, लेकिन आप ये देखें कि वो एक ऐसा शख्स है जिसको जनरल ज़िया के भी कहता है कि ये जिसके बारे में कि जी वो कभी किसी से उसने डील नहीं की, जो उसके ज़हन में आई है, अच्छी आई है, बुरी आई है. बहुत सारे ऐसे लीडर्स देखें जो बंदूक के सामने खड़े होकर सच बोलते हैं. मतलब मुझ पे वो वक्त नहीं आया, राइट, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल गए, तो अब उनसे आप इम्प्रेस होना ही होना. And with this, we moving towards the last question of this session, and that is Ashir Azim in one word. Lucky. Very nice, very nice, very nice and beautiful answers. और आई एम श्योर कि इतनी सीरियस बातों के बीच में हमारे व्यूअर्स ने ये सेशन जरूर एंजॉय किया होगा और बहुत मजे की बातें और बहुत अंदर की बातें आशिर अजीम की आपको पता चली होंगी. इसके साथ मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी और उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे. आशिर अजीम साहब, आपका यूट्यूब चैनल भी है और उस पे हमने आपको सिस्टम के बारे में, पॉलिसीज के बारे में और बहुत सी और बातें करते सुना. तो आप अपने इस चैनल के बारे में हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं. जी, मैं जो समझता हूँ, लोग अपनी जिंदगी की एक किताब लिखते हैं, क्योंकि किताब लिखना काफी बोरिंग सा काम हो जाता है, बैठ के कौन लिखता है. सो वीडियो बनाना आसान काम होता है. सो I try to share my views. They may not be right, they may not, मैं अक्ले कुल तो नहीं हूँ, बट जो बात मेरी समझ में आती है कि जी इस चीज का ये सोल्यूशन है या कोई सोसाइटी का एक इशू है जिसको, या जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
میں وہ شیئر کرتا ہوں لوگوں سے. اس پہ some of my concepts may be controversial, but well, I have a right to express them. People have a right to reject them. Yeah, fair enough. And at least یہ ہے کہ اس سے ہماری critical thinking بڑھتی ہے, ہماری ریشنل ججمنٹ بڑھتی ہے, ہمیں ڈفرینٹ وینیوز ملتے ہیں سوچنے کے لیے, اور ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ٹیک ڈیسیژن. آپ اپنی سوچ کی کانٹ چھانٹ اپنی حساب سے کرتے ہیں, لیکن اس سے ضرور یہ ہیلپ ہوتی ہے کہ ہمیں ڈائریکشنز بہت سی ملتی ہیں, اور شاید جس بات کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں تھا اس طرح, شاید ہمیں وہ ایک ونڈو بھی سوچنے کے لیے ملتی ہے. عاشر عظیم نہ صرف ہمارا بلکہ اس ملک کے لیے ایسٹ ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ, میرا خیال ہے میڈیا ایک ایسا میڈیم رہا ہے, چاہے وہ دھواں ہو, چاہے وہ مالک ہو, چاہے وہ ان کی ایسی گفتگو ہو. آپ نے ان کو اس کے علاوہ بہت سارے ٹاک شوز میں بات کرتے سنا ہے, آپ ان کی یوٹیوب چینل پہ جا کے آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, اور ان کی ہر بات سے ہم بہت سی باتیں سیکھتے ہیں. ہماری بہت سی دعائیں ہیں عاشر عظیم کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, اور صرف ایک لائن میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں, پورے پاکستان کو, کیونکہ اس وقت پورا پاکستان کیا دنیا میں سب آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ Be happy, آپ وہ کام کریں جو آپ کو خوش کرتا ہے. It doesn't matter, then you don't have to care about anything else. Beautiful message once again. اس پہ بیچ میں بھی بات ہوئی تھی, اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنے فوکسڈ ہیں اور یونی ٹاسک ہے, پھر انہوں نے اینڈ کیا ہے کہ بی ہیپی. may God bless you with the finest of everything, and جو چیلنجز آپ کے ہوں, جہاں پہ بھی آپ ہوں, آپ ان کو اوور کم کر سکیں اچھی طرح, اور آپ ہمیشہ اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. یو اسٹے ہیپی اینڈ یو اسٹے بلیسڈ آلویز. سیمسن صاحب, اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. ونس اگین عاشر عظیم, thank you so much for taking out time for us, joining us, being with us, and for these lovely and beautiful and inspirational talks, and جو ساری بات چیت آپ نے ہمارے ساتھ کی, شیئرنگ کی, اپنی فیملی کی شیئرنگ کی, آپ کی وائف کے لیے بھی پلیز پاس آن دس تھینکس ٹو ہر آلسو کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ہم ان سے بات کر پائے ہیں. اور میری طرف سے اجازت, اور اوور ٹو یو سیمسن جاوید صاحب. جی بہت شکریہ سیماب آپ کا بھی, اور بہت شکریہ عاشر عظیم, آپ نے ہمارے شو میں آ کر ہمارے چینل کو ایک بڑی اہم جگہ دی, آپ کے عزت افزائی دی. عزت افزائی دی. Thank you so much for having me. آپ کا اس کے لیے ہم انتہائی مشکور ہیں. اور ناظرین, آپ کو غالباً آج کے اس انٹرویو سے نہ صرف ان کے بارے میں بلکہ ان کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے, میں تو اسکالر بھی کہوں گا, میں اسکالر اس لیے کہوں گا کہ جو ایک آئیڈیا, ایک آئیڈیالوجی شیئر کرتا ہے, اس سے بڑا اسکالر اور تھنک ٹینک اور کوئی نہیں ہوتا. اور یہ ساری خوبیاں آپ نے سنی ان سے, وہ چاہے سیاست ہو چاہے کچھ بھی ہو, وہ اس طریقے سے بولتے ہیں کہ خود انسان کو, ایک عام آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور کس طرح ہم ایک راستے کا, ایک سمت کا تعین کر سکتے ہیں. تو میں اجازت چاہوں گا کیونکہ آلریڈی بہت ساری باتیں ہو گئی کہ اب نہ ہی بولا جائے, اور تو بہتر ہے میں تھوڑا سا شکریہ ادا کروں جو ہماری ٹیم پیچھے رہ کر کام کرتی ہے, جس میں اسپیشل ایڈیٹنگ انجینئر ہمارے سارے کنٹرول روم میں بیٹھ کے شکیل ڈیوڈ نبھاتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کروں. اس کے ساتھ ہمارے پروموٹر ہیں جاوید بھٹی صاحب, اور خصوصاً میں یہاں پہ شکریہ ادا کروں سیماب کا, سیماب آصف, جنہوں نے بھرپور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے پورے انصاف کے ساتھ, میں انصاف کہوں گا کہ جو بھی ایک باتیں تھیں ان کو سامنے لائے. تو خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو, خدا پیمان. ٹیک کیئر. شکریہ.